Okay, are you guys ready? Let's go. Get on. Okay. YouTube वर सुरू आहे लाईव्ह स्ट्रीम. एक मिनिट मला हे दाखवा माऊस. गुड. ओके, लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज मेंशन मी वंस. ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए. ओके, लेट्स गो. ओके, सो हर हर महादेव मित्रों. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वाइज रिवीजन सेशंस. ठीक है, हम इन चैप्टर वाइज रिवीजन सेशंस के अंदर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, ये 3 लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज कंपनीज, उसके बाद में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एलएलपी एक्सेट्रा. इज इट वेरी क्लियर? अगर हमारे रिवीजन सेशन जल्दी होते हैं तो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आंसर राइटिंग सेशन कंडक्ट करवाए थे 100 क्वेश्चंस के. जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के ऊपर लिंक डाल रहा हूं, आप वो आंसर राइटिंग सेशंस देखिए. और जैसे जैसे रिवीजन खत्म हो रहा है साथ में वो आंसर राइटिंग सेशन कंप्लीट कीजिए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आंसर राइटिंग सेशन वहां पे नहीं है, तो ये रिवीजन हमारा जल्दी हो जाता है, तो उसके बाद में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट का आंसर राइटिंग सेशन लेंगे. इज इट वेरी क्लियर? ओके, आई होप सो कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा. और जो आप खुद पढ़ने वाले थे वो मैं ज्यादा बेटर लेवल पे रिवाइज करवा पाऊंगा. एंड एट द सेम टाइम मैं माइन्यूट चीजें जो तुम हो सकता है इग्नोर कर जाओगे, उनको एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्लियर करके उनको बता पाऊंगा कि ये चीजें आपकी होनी चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? चलिए शुरू करते हैं. फोकस करना अच्छा तरीके से, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा. सो आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन. हालांकि आजकल डेफिनेशंस के ऊपर कोई सवाल नहीं आते हैं, बट फिर भी एक बार तुम्हारे लिए मैं एक बार डेफिनेशंस मेंशन कर दूं. कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के अंदर 2 सबसेक्शन ए के अंदर ऑफर का डेफिनेशन है, 2 सबसेक्शन बी में एक्सेप्टेंस, 2C में प्रॉमिस और प्रॉमिसी, 2D में कंसिडरेशन, 2E में एग्रीमेंट, 2F में एज सच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, G के अंदर इलीगल, H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, I के अंदर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इस हिसाब से आपने डेफिनेशंस को याद करना चाहिए, जिसमें से सबसे पहले डेफिनेशन आती है ऑफर की. हालांकि अब जब ये यूनिट्स आएंगे उस वक्त हम डेफिनेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. मतलब अभी अगर मैं भले ही पढ़ूं, पर ऐसा नहीं है कि जब यूनिट आएंगे तब नहीं पढ़ेंगे. अब जैसे कंसिडरेशन का यूनिट जब शुरू होगा तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो ही जाएगी. इज इट वेरी क्लियर? फिलहाल के लिए मैं डेफिनेशन पढ़ रहा हूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, बिकॉज ये बेसिक डेफिनेशन है. ठीक है, लेट्स गो. व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज द अनदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view of obtaining assent of the another person, then such a act or such a abstain is called as क्या लिख बाजू से offer. Is it very clear? Yes or no? So जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बोलता है कि वो कुछ करना चाहता है या वो कुछ करना नहीं चाहता है, विद इंटेंशन कि सामने वाला उस करने या ना करने पे हामी भर दे, तो हम क्या कहते हैं? उसे ऑफर करना. क्या कहते हैं? ऑफर करना. देन व्हाट इज एक्सेप्टेंस? व्हेन वन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, जिसको आपने प्रपोजल दिया है उसने असेंट दे दिया कि भाई साहब हाँ तुम जो कर रहे हो या ना कर रहे हो मुझे बहुत पसंद आया, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे क्या कहते हैं? बोले एक बार उसे एक्सेप्टेंस. इज इट वेरी क्लियर? अब ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है, एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती है. व्हाट जो पूछा जाता है हम उन चीजों की तरफ ज्यादा मुड़ने की कोशिश करेंगे. अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करते तो उनको ऐसा लगता है इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाएगा एक्सेट्रा. तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है गया वो जमाना इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पूछने वाला. अभी सीधा एग्जाम के अंदर वो आपको जो पूछते हैं वो एक चीज है, वो है एक तो डिफरेंसेस, नहीं तो केस लॉज, और केस लॉज के ऊपर केस स्टडीज. इज इट वेरी क्लियर? सो वी विल ट्राई टू बी वेरी क्लियर कि हम कौन सी चीजें देख रहे हैं. जैसे सबसे पहला डिफरेंस मैं आपके सामने पुट करना चाहूंगा एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का. कैन यू टेल मी व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एग्रीमेंट? बोलो.
अ प्रॉमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस नहीं, अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस कंसिडर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वी कॉल इट एज क्या बोले बाद उसे एग्रीमेंट। एक तो एक प्रॉमिस नहीं तो सेट ऑफ प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन रहे हैं, हम उसको क्या कहते हैं बोले बाद उसे एग्रीमेंट। इज इट वेरी क्लियर? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज क्या बोले बाद उसे कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर? मुझे बताओ हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? नहीं। पर हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है क्या? हाँ। इतना बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। ये होने के बाद में हम आगे बढ़ गए थे। अगली चीज जो हमें मॉड्यूल के हिसाब से देखनी है, क्योंकि हम रिवीजन भी मॉड्यूल के हिसाब से ही करने वाले हैं, तो अगली चीज जो हमारे लिए इसेंशियल है वो है, देखो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैं आता हूं अब बेसिक वाली चीजों के ऊपर जो हमें देखनी है। सी, दिस इज अ डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने देखा कि एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, साथ में क्या बोले एक बार कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, और उसका डिफरेंस वहां पे उन्होंने दिया है। ये डिफरेंस आपको 2 या 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, कृपया इसको याद रखें। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? फिर इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो उन्होंने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या दिया है बोले एक बार उसे? इसेंशियल। अब बैठो फटाफट जल्दी। इसेंशियल रिवीजन लेक्चर में भी कैसे लेट आ सकते हैं? सो इसेंशियल्स ऑफ क्या बोला है बोले एक बार उसे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फोकस करना अच्छे तरीके से। अब इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो इसको हम यहां डिस्क्राइब, हम डिस्कशन नहीं करने वाले, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है और कौन कौन सी चीज होती है। क्यों? क्योंकि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आजकल नहीं पूछते हैं, स्टार्टिंग में पूछा करते थे जब फाउंडेशन था, पर अभी ऐसा सिचुएशन है कि उनको पता है कि ये चीजें सब रट के ही आई आएंगे। एंड एक्चुअली इसेंशियल्स में जो भी चीज बोली है वो सब के सब यूनिट्स है और वो सब के सब चैप्टर्स है। जैसे आप देखना जो गिवन बाय सेक्शन 10 है उसके अंदर पहला इसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का कि एग्रीमेंट होना चाहिए, फिर दूसरा है फ्री कंसेंट होना चाहिए। कैन यू टेल मी फ्री कंसेंट कितनी चीजों से विटिएट होता है? 5। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंट, ये पूरा का पूरा यूनिट है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद में तीसरा कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज, पार्टीज कंपिटेंट होना चाहिए, इसके ऊपर भी यूनिट है। कितने पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नॉन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड, कॉन्विक्ट, फॉरेन डिप्लोमेट एंड अलाइन एनिमी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? नीचे उसके बाद में लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, इसके ऊपर भी 2 यूनिट है। वो मैरिज, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वो इसी का पार्ट है। एंड नेक्स्ट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट जो एक्सप्रेसली वॉइड बोले नहीं गए हैं। ये सेक्शन 10 में इसेंशियल्स लिखे। ये इसेंशियल्स कहां लिखा है? सेक्शन 10 में। जो सेक्शन 10 में नहीं लिखे वो इसेंशियल्स क्या है? बोले कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज चाहिए। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये पूछेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज चाहिए? आर यू सीरियस? नेक्स्ट वन, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, दोनों में के बीच में लीगल रिलेशन, जायज संबंध बनाने का एक मौका होना चाहिए। नेक्स्ट वन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, बोले बॉन्ड पेपर, स्टैम्प पेपर लेके आओ, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नीचे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना चाहिए एंड पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें से आपको कुछ पूछा जाएगा, तो इससे आगे बढ़ते हैं प्लीज। ये होने के बाद में अब जरा मैं जाना चाहूंगा काम वाली चीजों के ऊपर। ठीक है, पूछो क्या? आई एम डायरेक्टली गोइंग टू ऑफर, जो मेरे को लगता है पूछा जा सकता है, मैं उन चीजों की तरफ जाऊं। ये वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको हो ही जाएगा। ठीक है, चाहिए तो एक बार देख लो, इसके बाद में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये चीजें जो स्टार्टिंग में मॉड्यूल में दी है, मेरे को नहीं लगता इसमें से कुछ आने के चांसेस है। ठीक है, बट फिर भी एक बार देख लो। कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्ट में डिवाइड होता है? सबको बताया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, इलीगल, अनएनफोर्सिएबल। इज इट वेरी क्लियर? वैलिड मतलब जो चलता है, वॉइड मतलब नहीं चलता। वॉइडेबल दोनों में से कोई भी एक पार्टी तोड़ सकता है, वैलिड चलना ही चाहिए, सॉरी वॉइड, इलीगल चलना नहीं चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ में केस नहीं कर सकते इसके ऊपर। और सबसे आखिरी अनएनफोर्सेबल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब जिसको कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते। फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब लिख के किया हुआ, ओरली या राइटिंग में किया हुआ। दूसरा कौन सा है? इम्प्लाइड मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह वाला कॉन्ट्रैक्ट। देन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का पूरा यूनिट है, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन किए हुए। नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो चुके हैं, एंड नेक्स्ट वाला एग्जीक्यूटरी जिसका परफॉर्मेंस बाकी है। ये सब आगे आने वाला है, जस्ट वेट फॉर इट। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, मुझे जो काम की चीजें अब मैं स्ट्रेट अवे उसके ऊपर जा रहा हूं, टाइम पास नहीं करना है अपने को, स्ट्रेट अवे काम की चीज के ऊपर जाते हैं। ये छोड़ो सब फालतूगिरी, तो कौन हाँ, यहां से अब काम की चीजें शुरू होती है। सिंपल,
ठीक है। अब यहाँ से अगर आप खुद के नोट्स बनाना चाहो बना सकते हो, अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं और मेरा राइट अप है आपके पास में, आपने वो भी देखा तो भी आपका काम हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अरे हाँ मैं तो भूल ही गया रिवीजन के टेंशन। इंडिपेंडेंस डे की सबको बधाइयाँ, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंस डे पे दुआ देना चाहता हूँ कि आप सब लोग आने वाले एग्जाम के अंदर फटाफट पास हो जाओ। अगले 2-3 साल में सीए बन, रुक जा दुआ तो देने दे, अगले 2-3 साल के अंदर क्या बन जाओ बोले एक बार, सीए बन जाओ और देश की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करो। इज इट? थैंक यू तो बोलो कैसे भी देखते। आ जाओ बेटा अंदर, ठीक है, दरवाजा लगा लेना। ओके लेट्स गो। अब काम की चीजें शुरू करते हैं बेटा, टाइम पास नहीं, ठीक है। ओके, आर यू गाइस रेडी? ठीक है, वार्म अप सब गया तेल लेने, लेट्स स्टार्ट। ऑफर के लिए सबसे बेसिक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल है। अगर आपने ये नहीं समझा तो थोड़ा मुश्किल है। ओके, फर्स्ट थिंग, आपने किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट्स आपने जिस प्रकार से पढ़े हैं, बच्चों ध्यान प्लीज, पन्ने मत पलटो, बोर्ड के ऊपर ध्यान दो प्लीज। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट आपने जिस प्रकार से पढ़े हैं उस हिसाब से आपने सही पढ़े हैं, पर कुछ छोटा मोटा चेंज मेरे को करके आपको देना है, ठीक है। सो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट दैट इज डिफाइंड बाय सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन कौन सा, H इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। जो एग्रीमेंट क्या है बोले एक बार उसे लीगल। अब मैं ऑफर के ऊपर आ चुका हूं तो मैं अब चीजें आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। एग्रीमेंट डिफाइंड है 2E में, लीगलिटी डिफाइंड है 2G में। इज इट वेरी क्लियर? अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एग्रीमेंट इज एक्चुअली अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। इज इट वेरी क्लियर? तो कहना है इसे एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2, क्योंकि ये सेट ऑफ प्रॉमिस है। अरे बोलो हाँ या ना, प्लस कहना है इसे लीगल। इज इट वेरी क्लियर? नाउ प्रॉमिस इज डिफाइंड अंडर 2B, एक्सेप्टेंस का जो डेफिनेशन है वो प्रॉमिस का डेफिनेशन है, बोलो हाँ है ना, यस और नो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिस गाइस? प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे को ऑफर देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है उसे प्रॉमिस कहते हैं। इसका मतलब ये है ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1 टुगेदर इज अ प्रॉमिस 1 प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2 टुगेदर इज अ प्रॉमिस 2 प्लस लीगल अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार जो से 2G। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉमिस एक ही हो एग्रीमेंट में, एक से ज्यादा प्रॉमिस हो सकते हैं और नॉर्मली एक से ज्यादा ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ये फोन, लाइव स्ट्रीम में भी सबने बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। ये फोन मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया या ये फोन का मैंने ऑफर किया, ये फोन मुझे आपको बेचना है, ये फोन मुझे आपने बेचना इज ऑफर। अरे पर आपको फोन की जरूरत तो होनी चाहिए, ऑलरेडी आपके पास 10 फोन है तो आप इसको खरीदोगे क्या? दैट मीन्स माई ऑफर इज नॉट वैलिड फॉर यू। बोलो हाँ है ना। अब मैंने बोला मुझे ये फोन बेचना है, आपने बोला खरीदना है, दिस इज ऑफर 1, दिस इज एक्सेप्टेंस 1। बोलो हाँ है ना। पर आपने बोला मैं खरीदूंगा लेकिन सिर्फ 1 लाख में, मैं खरीदूंगा लेकिन सिर्फ 1 लाख। देखो मेरे को फोन बेचना है, आपको एक्सेप्ट करना है, ऑफर 1 एक्सेप्टेंस 1 बराबर है। आपने बोला 1 लाख में ऑफर 2 एंड मैंने बोला ओके ठीक है 1 लाख में चल जाएगा एक्सेप्टेंस 2। दैट्स वाई मेरे को फोन बेचना है इज ऑफर 1, आपने बोला हाँ इज एक्सेप्टेंस 1, आपने बोला 1 लाख में इज ऑफर 2, मैंने बोला हाँ एक्सेप्टेंस 2। क्या फोन बेचना लीगल एक्ट है? हाँ, सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबको समझ में आ रहा है पक्का? बोलो हाँ है ना। अब ये कितने भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉमिस सिर्फ 2 ही होंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को ठीक से लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 प्लस प्रॉमिस 3 प्लस प्रॉमिस 4 एंड सो ऑन प्लस ऑल दिस प्रॉमिसेस इफ बीइंग लीगल देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल डेफिनेशन यह है, क्योंकि एग्रीमेंट की डेफिनेशन खुद में यह बोलती है अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
सो एक प्रॉमिस या प्रोमिसेस के सेट्स को आप पकड़ लीजिए, वो सारे सेट्स भी एक एग्रीमेंट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने सिर्फ ये बोला मेरे को फोन बेचना है और आपको खरीदना है। लेट्स इन्वॉल्व सम अदर पार्टी ऑल्सो। मुझे फोन बेचना है पर मुझे ये फोन मॉडिफाई करके बेचना है विजय सर से। तो मैंने ये फोन विजय सर को बोला सर आप ये फोन को मॉडिफाई करो, और विजय सर को मैंने बोला कि आप ये फोन सामने वाले पार्टी को बेच दो जो हो आप। अब मैंने विजय सर को बोला मॉडिफाई करो, जिसके लिए मैं विजय सर को कंसिडरेशन दूंगा, विजय सर आपको फोन बेच देंगे जिसके लिए आप कंसिडरेशन मुझे दोगे। बोलो हाँ या ना। इन्वॉल्व कितने हुए बोलो एक बार, 3 पार्टीज। पहला मैंने ऑफर किया विजय सर को, विजय सर ने हाँ बोला। विजय सर ने आपको ऑफर किया, आपने मॉडिफाइड फोन के लिए हाँ बोला। आपने मुझे कंसिडरेशन दिया, मैंने कंसिडरेशन क्या हाँ बोला। प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3। इज इट वेरी क्लियर? जितने पार्टीज इन्वॉल्व करोगे वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? तो इसलिए इट इज अ सेट ऑफ क्या बोले एक बार उसे प्रोमिसेस। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? ये चीज को याद रखना, आगे जाके ये चीज आपका बेस बनने वाली है। क्या बनने वाली है? बेस। यहां तक आइडिया क्लियर है? पक्का समझ में आया? बोलो हाँ है ना। अब मैं ऑफर के डेफिनेशन यहां पढ़ रहा हूं, मॉड्यूल में जो दिया है उसी को एक साथ पढ़ते हैं। रेडी? सब जन साथ साथ में 1 2 3 बोलो। क्या है? व्हेन अ वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or abstain from doing anything with a view of obtaining a assent, then it is called, it is said to make an क्या बोले एक बार से ऑफर। जब एक पर्सन दूसरे को बोलता है कि मुझे कुछ करना है या मुझे कुछ नहीं करना है, वो भी ऑफर होता है। मुझे कुछ नहीं करना है, ये ऑफर कैसे हो सकता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं हमेशा एग्जांपल दिया है, रिलायंस और जियो इंडिया में 2 टॉप प्राइवेट सेक्टर टेलीकॉम कंपनीज है। बोलो हाँ है ना। अब समझो कल जाके एयरटेल ने जियो को बोला, ठीक है, एयरटेल ने जियो को बोला कि मैं सिर्फ साउथ इंडिया में सेल करेगा मेरे सिम कार्ड्स, मैं नॉर्थ इंडिया में नहीं करेगा, अगर तू एग्री करता है। समझो बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं। एयरटेल ने किसको बोला? बोले एक बार जोर से, सब जन बोलो। एयरटेल ने किसको बोला? जियो को बोला कि मैं सिर्फ साउथ इंडिया में सेल करूंगा, मैं नॉर्थ इंडिया में कोई सेल नहीं करूंगा, अगर तू एग्री करता है कि तू सिर्फ नॉर्थ इंडिया में सेल करेगा एंड साउथ इंडिया में तू कोई भी सेल नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना। अब यहां 2 एग्रीमेंट है, पहला 2 प्रोमिस है। पहला प्रोमिस है कि मैं सिर्फ साउथ इंडिया में सेल करूंगा, उसके बदले में मैं क्या चाहता हूं? मैं नॉर्थ में सेल ना करूं, पर उसके बदले में मैं तुझसे क्या चाहता हूं? कि तू नॉर्थ इंडिया पूरा ले ले पर तू साउथ में कोई सेल नहीं करेगा। तो जब एयरटेल बोल रहा है कि मैं सिर्फ साउथ इंडिया में सेल करूंगा, डूइंग समथिंग है, पर मैं नॉर्थ में कुछ भी सेल नहीं करूंगा, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग है। इज इट वेरी क्लियर? पर बदले में तुम क्या मांग रहे हो? कि भाई तू भी साउथ इंडिया में कुछ सेल मत करना, दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तेरा सेल कहां लिमिटेड होना चाहिए? नॉर्थ इंडिया। सिंपल सी बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पूना के हिसाब से एग्जांपल दूं मैं, ठीक है? पूना के हिसाब से एक और एग्जांपल समझ लीजिए, इसको क्लियर कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों को एक्ट और एब्सटेन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझ में आता, ठीक है? लाइव स्ट्रीम वालों को एग्जांपल भी समझ में नहीं आएगा, मैं बोल दूं। पूना में 2 सबसे बड़े स्वीट मार्ट वाले हैं। एक स्वीट मार्ट वाला है चितौय, दूसरा है समझो काका हलवाई। लेट्स से वैसे और भी है बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। अब चितौय का जो मेन बिजनेस है स्वीट्स का, वो कहां फेमस है? पेठ एरियाज, करवे नगर, कोथरूड, बेसिकली जहां मराठी क्राउड है। काका हलवाई का भी बेसिकली मराठी क्राउड, या आप बोल सकते हो केपी, बानेर, पाषाण, औंध, ऐसे जगह पे। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों ने समझो अपना अपना ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइड कर लिया। चितौय बोले कि हम भाई साहब कोथरूड, करवे नगर, पेठ एरिया में सेल करेंगे। काका हलवाई बोला कि मैं बानेर, पाषाण, ऑन, निगड़ी एक्सेट्रा यहां सेल करूंगा। तो दोनों ने जब ज्योग्राफिकल एरिया सेपरेट कर लिया, एक्चुअली आई नो इट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये दोनों जब एरिया सेपरेट कर रहे हैं तो ये एक्ट कर रहे हैं खुद के एरिया में सेल करने का, पर एब्सटेन कर रहे हैं दूसरे के एरिया में सेल करने। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो एन एक्ट और एब्सटेन टू गेट असेंट ऑफ अनदर पर्सन, टू गेट असेंट ऑफ क्या बोले एक बार से अनदर पर्सन, इट इज कॉल्ड एज क्या बोले एक बार से ऑफ। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सर नो। अब ऑफर जो हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है ना, उसके कुछ इसेंशियल्स हैं मित्रों, कुछ जरूरतें हैं ऑफर की। क्या जरूरत है ऑफर की? पर्सन मेकिंग एन ऑफर। अब ये इसेंशियल्स बोलते हैं इसको, पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने एक छोटा ब्लंडर किया है। पूछो क्या? ये देखो इधर इसको इसेंशियल हेडिंग दिया, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो ना तो टाइप्स ऑफ ऑफर के बाद में एक और इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर बोल दिया। अब इसमें इसेंशियल से आप कंफ्यूज मत हो जाना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से। पहला जो इसेंशियल है, अगर आप उसको ठीक से पढ़ोगे तो वो है इसेंशियल्स ऑफ ऑफर, मतलब एक ऑफर देने के लिए क्या क्या जरूरी है। और दूसरा जो इसेंशियल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया गया है, दैट इज इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, मतलब एक वैलिड ऑफर बनाने के लिए, एक लीगल ऑफर बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। मतलब पहला जो इसेंशियल है वो सिर्फ ऑफर बनाने का है, दूसरा है लीगल ऑफर बनाने का। इज इट वेरी क्लियर गाइस? बोलो हाँ है ना। अब पहला इसेंशियल ऑफर में, मतलब एकदम बेसिक इसेंशियल है वो, ध्यान देना क्या क्या जरूरी है। तो बोले सबसे पहले एक प्रॉमिस और ऑफरर जरूरी है, फिर उसके बाद में उसका विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग जरूरी है। बोलो हाँ या ना।
तीसरा, विथ अ विलिंगनेस टू ऑब्टेन असेंट जरूरी है। और चौथा, वो जो ऑफर कर रहा है वो ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिंपली इन्होंने डेफिनेशन को उठा के वापस से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले एक ऑफरर होना चाहिए, एक ऑफर ही होना चाहिए, फिर उसको कुछ करने की या ना करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर सामने वाले पर्सन को उसके ऊपर असेंट लेने की इच्छा होनी चाहिए, और फिर ये ऑफर जो है ये पॉजिटिव भी माना जा सकता है, नेगेटिव भी माना जाता है। मैं इस एरिया में सेल करूंगा पॉजिटिव ऑफर, मैं उस एरिया में सेल नहीं करूंगा नेगेटिव ऑफर। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले सुनो। पर ये वाला इसेंशियल तुमको नहीं पूछा जाएगा। अगर तुम्हें पूछा, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूं मॉड्यूल के हिसाब से, अगर तुम्हें सवाल आया व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ ऑफर, तो तुमने ये वाला नहीं लिखना है, तुमने लिखना है नेक्स्ट वाला। ठीक है, ये तो डेफिनेशन का ही बाइफर्केशन है ना भाई। अरे बच्चों बोलो हाँ या ना, ये तो डेफिनेशन का ही बाइफर्केशन है कि ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, ये लिखोगे क्या इसेंशियल्स ऑफ ऑफर में? बोलो हाँ या ना। तो आपने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में क्या लिखना है वो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। देखिए सबसे पहला इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, ध्यान दीजिए, कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशन। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन के साथ में क्या होना चाहिए, बोले एक बार उसे लीगल रिलेशन। ऐसा रिलेशन क्रिएट करो कि सामने वाले को आप लीगली बाउंड कर दो, उसके ऊपर आप कोर्ट में केस कर पाओ। अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट किया तो आप उसके ऊपर कोर्ट में केस कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर? दूसरा, इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। जो आप ऑफर दे रहे हो एकदम एब्सोल्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल यू ऑयल। एग्जाम्पल सुना होगा आपने, बोलो हाँ या ना। आई वॉन्ट टू सेल यू ऑयल, बोलो हाँ या ना। कौन सा ऑयल, काई को, कितने रुपए में, कितने गैलन, कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं। तो ऑफर सर्टन होना चाहिए। भाई कोकोनट ऑयल बेचना चाहता हूं। क्यों बेचना चाहता हूं? क्योंकि इसका दिमाग खराब, सेल पे लगाने के लिए। कितना, 50 गैलन डूब के उसके अंदर लगा ले, जो भी है, पर सर्टेनिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। एवरीबडी यस और नो। सो ऑफर कैसा होना चाहिए, बोले एक बार उसे सर्टन। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। आपने ऑफर किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? ऑफरी। ऑफरी को पता ही नहीं कि तुमने ऑफर दिया, तो कौन सा ऑफर हुआ ये? इज इट वेरी क्लियर? यस और नो। और उसके बाद में इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द अनदर पार्टी। आपने ऑफर ऐसे देना चाहिए कि सामने वाले का आपको उसके ऊपर क्या चाहिए, बोले एक बार जोर से, असेंट। इट मे बी कंडीशनल। ऑफर कैन बी ऑफ सर्टन टर्म, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू क्या बोले एक बार उसे, एक्सेप्टेंस। द ऑफर में बी इधर स्पेसिफिक और क्या बोले एक बार उसे, जनरल। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और क्या बोले एक बार, इंप्लाइड। द ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट और इंटेंशन। ऑफर ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, इससे लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने की इच्छा जाहिर होनी चाहिए। इज इट वेरी क्लियर? एंड फिर उसके अंदर उन्होंने अलग अलग केस लॉज दिए हैं कि भाई साहब लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो इन्होंने इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में अगर गौर करो आप, तो नियरली 9 वैलिड इसेंशियल्स दिए हैं ऑफर के। इज इट वेरी क्लियर? मैं चाहूंगा रिवीजन हम कर रहे हैं, पर अगर आपने इन चीजों को नहीं लिखा है तो साइड बाय साइड आप नोट करते रहिए। मैं आपको बोलता हूं वापस एटलीस्ट हेडिंग तो भी लिख लीजिए। सी आई नो एज ए रिवीजन लेक्चर अपने पास समय नहीं है कि हम सब कुछ लिख ले, पर एटलीस्ट हेडिंग लिख ले, तो इसको आप बाद में डिस्क्राइब कर सकते हो। हेडिंग डालिएगा इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, क्वेश्चन डालिएगा व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। हेडिंग की जगह क्वेश्चन ही डालिए, आ जाओ बेटा, मतलब क्वेश्चन आंसर का ही प्रिपरेशन हो जाएगा। लिखिएगा व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। सर मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसी हरकतें और ऐसे सवाल कृपया मुझे ना पूछे, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा, टेबल पे जाइए, बुक खोलिए, बैठे रहिए, दिन 10-10 घंटे बैठे रहिए, तीसरे दिन अपने आप मन हो जाएगा। लेट्स गो। इमोशन बाजू में रख के पढ़ना जरूरी है। किसी को कुछ भी करने का मन नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज ना करनी है जीवन में। ठीक है, पढ़ाई करना तुम्हारा मेन धर्म है, तुमने उसको निभाना चाहिए। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, अदरवाइज पास होना मुश्किल है। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ये जितने भी है ना लफड़े कि पढ़ाई मन करने का मन नहीं हो रहा, पढ़ाई करने के लिए मन ही नहीं मान रहा, एक्सेट्रा, सर चेयर पे जाके बैठने की, लाइब्रेरी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं हो रही, जो नहीं करने की इच्छा हो रही, इमोशन उठाने का, बाजू में रखने का, पहले वो करने का। इज इट वेरी क्लियर? बोलते रहो खुद से, मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, जाके चेयर पे बैठो। मन नहीं हो रहा, बुक खोलो। मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, पढ़ना शुरू कर दो। मन नहीं हो रहा, मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम इसमें ही इन्वॉल्व रहोगे कि मन नहीं हो रहा, तो मन कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है पक्का? तो चुपचाप जाने का, हम पढ़ने का। पॉइंट नंबर 1 लिखेगा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर। पॉइंट नंबर 1, इट शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशन। It should create a legal relation. Point number 2, it should be certain, definite and not vague. It should create a legal relation. It should be certain, definite and not vague.
not vague. Point number 3, it must be communicated to offeree. Point number 3, it must be communicated to the offeree. ठीक है, अब इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी में केस लिख सकते हो. केस का नाम क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लिख के रखिए, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. और हम सब मॉड्यूल से लिखवा ले रहे हैं, ठीक है, रिस्क ही नहीं लेने का. आपने मॉड्यूल से दिया हुआ कंटेंट अगर लिख लिया एग्जाम में, बात खत्म, आपको मार्क्स मिलने ही है, क्योंकि उनका मॉडल आंसर ही मॉड्यूल से बना है. ठीक है, सो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लिखा सबने. अच्छा, अब आई ही है तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस एक्सप्लेन कर लेते हैं. क्या केस था बोलो एक बार, बोलो सब जन. ओके, मैं एक बार केस एक्सप्लेन करता हूं, जिनको नहीं पता उनके लिए फटाफट सुन लो 2 मिनट के अंदर. ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है. गौरी दत्त नाम की औरत थी, बोलो हाँ है ना. इसका एक नेफ्यू था, छोटा बच्चा, बोलो हाँ है ना. तो एक छोटा बच्चा था गौरी दत्त का. इस बच्चे को गौरी दत्त ने फुग्गा लेके दिया, बलून. ठीक है, बच्चे ने बलून पकड़ा, बलून के साथ उड़ गया. किधर गया मेरे को नहीं मालूम, लॉस्ट. समझ में आया सबको, हाँ है ना. जोर से बोलो ऐसा नो. अब जब ये हुआ तो गौरी दत्त रोने लग गई. गौरी दत्त तो रोता हुआ देख उसका मैनेजर देख ना पाया, उससे सहा नहीं गया, जिसका नाम था लालमन शुक्ला. बोले मैडम रो रही और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसलिए बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया. इज इट वेरी क्लियर, बोलो हाँ है ना. ये जब बच्चे को ढूंढने के लिए निकल गया, गौरी दत्त ने प्राइज मनी डिक्लेयर किया. क्या डिक्लेयर किया? प्राइज मनी. कितना बोलो एक बार, ₹10 लाख का. लेट्स से कितना? 10 लाख. मैनेजर ने बच्चे को ढूंढ लिया, और जब मैनेजर वापस आया तो उसने देखा कि मैडम ने ऑलरेडी रोते रोते प्राइज मनी डिक्लेयर किया है 10 लाख का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लालमन शुक्ला गौरी दत्त को बोलता है, मैडम ये रहा आपका बच्चा, 10 लाख मुझे चाहिए. गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को 10 लाख देने से मना कर दिया. गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को क्या देने से मना कर दिया? 10 लाख. मुझे एक बात बताओ, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, क्योंकि लालमन शुक्ला जब बच्चे को ढूंढने निकला था उस वक्त उसको इस ऑफर के बारे में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था. तो ऑफर अगर किसी पर्सन को कम्युनिकेटेड नहीं है, या बंदा किसी ऑफर के बारे में अवेयर नहीं है, तो वो उस ऑफर के बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकता. इज इट वेरी क्लियर? ये केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. आपने देखिएगा उसको कौन से हेडिंग के अंदर पुट किया गया है. उसे पुट किया गया है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द, किसको बोले एक बार, ऑफरी. ऑफरी को ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो एक बार, सुनो सब जन, बोलो हाँ या ना. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बोलो ये सुनो. तो ये इसेंशियल याद रखना. आप इसके ऊपर चाहो तो आंसर राइटिंग कर सकते हो. मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पहले आंसर राइटिंग सेशन के ऊपर लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का आंसर राइटिंग करवाया है. इज इट वेरी क्लियर? मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, इन रिवीजन लेक्चर्स के साथ में आप आंसर राइटिंग लेक्चर्स जोड़ दो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा उस चैप्टर का. इज इट वेरी क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4. ऑफर किस हिसाब से करना चाहिए? सामने वाले पार्टी का असेंट लेने के लिए, या उसको नहीं दिया तो भी चलेगा? कैसा लगेगा? मूवी में हीरो ने हीरोइन को बोला आई लव यू, बोले हो म्हणायचं हो, नहीं तो जा घरी. इट शुड बी विद द इंटेंशन ऑफ असेंट ना. बोलो हाँ है ना. तो नीचे लिखेगा, द ऑफर मस्ट बी मेड, the offer must be made with the intention, the offer must be made with the intention of obtaining assent. The offer must be made with the intention of obtaining assent, assent of other party. बोलो हाँ है ना. ओके, लिखा सबने. नेक्स्ट एसेंशियल पॉइंट नंबर 5. ऑफर कंडीशनल हो सकता है क्या? जोर से बोलो, सर नो. सो इट कैन बी कंडीशनल. नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी कंडीशनल. इट कैन बी क्या बोले एक बार उसे? कंडीशनल. फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई कार की प्राइस बोलता है, जैसे BMW अभी कल लॉन्च हुई थार रॉक्स, ठीक है, 13 लाख में. बोलने के लिए 13 लाख, वो सब ऐड करके गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह बना के वो हो जाती है 15-16 लाख की. सो अब थार रॉक्स वाली ऑफर का आई कार की, तुम थार रॉक्स लेने के लिए गए, क्या पूरा का पूरा 15-16 लाख कैश पेमेंट देके आप कार खरीद सकते हो? नहीं. तो यहां ऑफर है 16 लाख में थार रॉक्स का, पर आपको लीगल पेमेंट ही करना पड़ेगा. इट इज कंडीशनल. इज इट वेरी क्लियर? कैश में आप परचेस नहीं कर सकते, तो लीगली एनईएफटी का पेमेंट करना इज अ कंडीशन. यस और नो? सो उसके साइड में लिख के रखो, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट थ्रू लीगल मोड एक्सेट्रा, तो आपको याद रहेगा.
पेमेंट थ्रू लीगल मोड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफर मस्ट नॉट क्रिएट अ बर्डन ऑफ नॉन कंप्लायंस। ऑफर मस्ट नॉट क्रिएट अ बर्डन ऑफ नॉन कंप्लायंस, इसका मतलब कोई बताएगा? साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, याद है? इसके लिए केस भी हुआ था, कौन सा? फेल्थहाउस वर्सेस बिंडले। ये केस मॉड्यूल के अंदर उन्होंने दिया नहीं है, पर कैसा बन सकता है, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है? ऑफर मस्ट नॉट क्रिएट अ बर्डन ऑफ काय का? नॉन कंप्लायंस। ऑफर ने ऐसा कोई बर्डन नहीं बनाना है जिसके नॉन कंप्लायंस से एक्सेप्टेंस हो जाए। इज इट? फॉर मैन एग्जाम्पल, मैंने बोला ये फोन मुझे आपको बेचना है 10 करोड़ में, 2 सेकंड में हाँ नहीं बोला तो मैं मान लूंगा एक्सेप्ट हो गया। 1 2 हाँ, 2 10 करोड़। वेदर इट इज वैलिड? नहीं। तो साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ये नहीं हो सकता। दूसरा, ऑफर में ऐसा कोई कंसिडरेशन या कंडीशन नहीं बोलना चाहिए जो ना कंप्लाई करने की वजह से एक्सेप्टेंस हो जाए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सो फॉर एग्जांपल, मैं वापस एग्जांपल दिया कि आई वांट टू सेल यू दिस फोन एट ₹10 करोड़। इफ यू वांट टू डिनाई दिस कॉन्ट्रैक्ट, गो टू यूएसए एंड कम बैक। इससे बर्डन बन गया? बोलो हाँ है ना? तो क्या ये ऑफर बन सकता है? नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं लिखनी चाहिए जिसके नॉन कंप्लायंस से ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस आ जाए। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। इसको स्टार मार्क करना, एग्जाम में पूछने लायक पॉइंट ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, द ऑफर में बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। टाइप्स ऑफ ऑफर पता है सबको, हम आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। द ऑफर में बी स्पेसिफिक और केवल एक बार उसे जनरल, उसके ऊपर केसेस भी है, वो भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। जस्ट वेट। नेक्स्ट वाला, द ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, ये भी टाइप ऑफ ऑफर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट जो मेन पॉइंट आ रहा है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। सो नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखेगा, द ऑफर मस्ट नॉट बी ओनली स्टेटमेंट और इंटेंशन। द ऑफर मस्ट नॉट बी ओनली स्टेटमेंट और इंटेंशन। ऑफर मस्ट नॉट बी ओनली स्टेटमेंट और केवल एक बार उसे इंटेंशन। मस्ट नॉट बी स्टेटमेंट और केवल एक बार इंटेंशन। पॉइंट नंबर ए लिखना उसके अंदर, पॉइंट नंबर ए, द स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन और अनाउंसमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ एन इंटेंशन और अनाउंसमेंट is not an offer, is not an offer। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया तो उसे ऑफर नहीं बोला जा सकता। जैसे तुम्हारे डैड ने अनाउंसमेंट कर दिया कि फाउंडेशन पास हो जाओ, हार्ली डेविडसन गिफ्ट करूंगा। इज दिस ऑफर? बोलो हाँ है ना? तुम्हें भी पता है पास कर लोगे तो कुछ नहीं देने वाले, तो क्या इस चीज की इस बेसिस पे तुम डैड के ऊपर केस कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। इज इट वेरी क्लियर? तो क्या हम इस स्टेटमेंट या इंटेंशन, ये इसको एक और नाम है सोशल एग्रीमेंट, बोलो हाँ है ना? तो सोशल एग्रीमेंट आर नॉर्मली स्टेटमेंट और इंटेंशन। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? आपने कई बार देखना नेता लोग भाषण देते वक्त बहुत सारे स्टेटमेंट और इंटेंशन बोलते हैं, बोलो हाँ है ना? पर वो सिर्फ स्टेटमेंट इंटेंशन होते हैं, वो ऑफर होते हैं क्या? बोलो हाँ है ना? आप मुझे वोट दो, घर पे फ्री बिजली आएगी, अरे बोलो यस और नो? आती है कभी? दोनों टाइप की नहीं आती, मतलब आई मीन टू से बिजली बिल्कुल नहीं आती, बोलो घर पे पानी फ्री में आएगा, नहीं आता। हम आपके लिए रोड बनाएंगे। अगर नेताओं के पूरे भाषण को हमने ऑफर कंसिडर करना शुरू कर दिया और कल जाके हमने एक्सेप्टेंस दे दिया, सब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे बोलो हाँ है ना? सो नॉर्मली नेताओं के भाषण इज जस्ट अ स्टेटमेंट और इंटेंशन। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना? इससे ऑफर क्रिएट होता है क्या? बोलो एक बार। नहीं। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो एक बार सुनो। पॉइंट नंबर बी, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट, ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू द क्वेश्चन।
ऑफर मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है. ऑफर क्वेश्चन से कुछ अलग होना चाहिए. इसके ऊपर एक केस हुआ था हार्वी वर्सेस फेसिया. हो सकता है आपने ये केस नॉर्मल नोट्स वगैरह में पढ़ा नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया है तो हमको देखना है. इज इट वेरी क्लियर? अरे जोर से बोलो यस और नो. फॉर एग्जाम्पल मैंने अब इस केस का मैं समरी बोल रहा हूं क्योंकि एज इट इज अ रिविजन लेक्चर, हम पूरे फैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे बट डिसीजन हम लेंगे जो हमारे काम का एग्जाम के लिए. मैंने पूछा क्या ये फोन तुम 10 रुपए में परचेस करोगे? जोर से बोलो, क्या ये फोन 10 रुपए में परचेस करोगे? अरे बोलो करोगे? क्या ये ऑफर है? ये सिर्फ क्वेश्चन है. क्या ये फोन 10 रुपए में परचेस करोगे? तुमने बोला हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. बिकॉज इट इज नॉट अ ऑफर. मैंने क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर दिया. अ क्वेश्चन डज नॉट अमाउंट्स टू ऑफर. इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? समझ में आ रहा है पक्का? वही हुआ हार्वी वर्सेस फेसिया का ओरिजिनल फैक्ट बोलता हूं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला. हार्वी वर्सेस फेसिया में एक एंटिक पेन था, बम्पर हॉल पेन. डजेंट मैटर क्या था, अपने को कोई लेन देन नहीं उससे. वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहे, अपना क्या जरा. बम्पर हॉल पेन इतना बड़ा पेन था, क्या फर्क पड़ता. उन्होंने पूछा विल यू सेल अ बम्पर हॉल पेन. मतलब एक बंदे ने हार्वी वर्सेस फेसिया में, फेसिया ने हार्वी को पूछा क्या तुम मुझे बम्पर हॉल पेन सेल करेगा? हार्वी बोलता है हाँ करूंगा. सॉरी, फेसिया बोलता है हाँ करूंगा. अब माय मिस्टेक. फेसिया ने हार्वी से पूछा, वापस एक बार बोलता हूं, कि क्या तू मुझे बम्पर हॉल पेन सेल करेगा? हार्वी बोलता है हाँ करूंगा. फेसिया बोलता है ठीक है, बहुत अच्छी बात है. हार्वी बोलता है ले. बोले ले क्यों? बोले तू नहीं पूछा ना बेचेगा क्या? हाँ. बोले मैंने सिर्फ पूछा लेगा बेचेगा क्या, मैंने ये थोड़ी बोला कि कितने में लेना है, क्यों लेना है, एक्सेट्रा. तो दिस वॉज जस्ट अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ ऑफर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना, जोर से बोलो यस और नो. तो ये चीज को याद रखना, क्वेश्चन इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑफर. नाउ केस बहुत फालतू है, आई नो, पर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसके नीचे केस का नाम लिख के रखो, हार्वी वर्सेस फेसिया. हार्वी वर्सेस फेसिया. कृपया लेक्चर के अंदर स्पैम ना करें. आंसर राइटिंग लेक्चर की प्लेलिस्ट दे के रखी है ऑलरेडी. प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर ले. प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ बना के रखा हुआ है, वहां जाइए और चेक कीजिए. अगर आप यहां स्पैम करोगे चैनल से ही ब्लॉक हो जाओगे, सिंपल एज दैट. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना. यहां तक आइडिया क्लियर है? यस और नो? ये होने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी लिखिएगा. ये बी था ना, पॉइंट नंबर सी. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर. अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट अ ऑफर. A statement of price is not an offer. Okay. मुझे बताओ, प्राइस बताना ऑफर होता है या इनविटेशन होता है? आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर अलग है. इज इट वेरी क्लियर? प्राइस टैग बताना या प्राइस बताना इज जस्ट ए इन्विटेशन, पर इससे कोई ऑफर होता है क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल, तुमने मेरे से पूछा सर इस फोन का प्राइस क्या है, तो मेरे से पूछा फोन का प्राइस क्या है. मैंने बोला भाई 1 लाख. तुम बोलो सर 2, तो क्या मैं मना कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बिकॉज तुमने पहले क्वेश्चन में मुझे प्राइस पूछा, मैंने प्राइस कम्युनिकेट किया. इसका मतलब ये नहीं मुझे बेचना है. इज इट वेरी क्लियर? तुमने प्राइस पूछा, मैंने प्राइस बोला. प्राइस क्वेश्चन, प्राइस आंसर्ड, बट इट इज नॉट अ ऑफर. ठीक है, तुमने प्राइस पूछा, मैंने प्राइस बोल दिया, बात वहीं खत्म हो गई. तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते ये पेन सेल करने के लिए या ये फोन सेल करने के लिए. इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना. सेम हार्वी वर्सेस फेसिया, सेम केस यहां पे कैरी होगा. पॉइंट नंबर डी लिखेगा. An invitation to make an offer, an invitation to make an offer is different from offer. Invitation to make an offer is different from offer. Invitation to make an offer is different from offer. Invitation to offer पता है? अब यहां invitation to offer आया है तो उसको पहले देख लेते हैं. ठीक है. Now what is invitation to offer? ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर का डिफरेंस पता है? ओके, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? बोलो एक बार. when one person expects another person to make an offer and for such a expectancy he make any action or the act, then it is called as का invitation to offer. सामने वाले पर्सन से ऑफर लेने के लिए अगर आपने कोई एक्शन या एक्ट किया तो उसे इन्विटेशन कहते हैं. इसके लिए 2 केसेस सबसे ज्यादा फेमस है.
ठीक है, 2 केसेस कौन कौन से? हैरिस वर्सेस निकरसन, दूसरा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में केसेस के नाम याद होने चाहिए। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, जितने भी लोग नॉर्मल फेस टू फेस में जिधर भी देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, एक बात समझ लो, कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस लॉ इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों जगह पे केस लॉ पे ही सवाल आएंगे। ये चीज को आप कृपया याद रखें। इज इट वेरी क्लियर? अब मैं आपको पहले केस बोलता हूं, फिर हम इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर के बीच का डिफरेंस भी समझ लेंगे। इज इट वेरी क्लियर? अब केस क्या हुआ था? सिंपल केस था, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। अब ये नाम बहुत बड़ा है, आप ऐसा समझ लीजिए, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, पीएसजीबी हम इसको कहते हैं, वर्सेस क्या बोले एक बार, बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, बीसीसीएल। क्या हुआ था कि समझिएगा, बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड इज अ फार्मेसी, केमिस्ट था, केमिस्ट का दुकान था, केमिस्ट शॉप। अब आजकल केमिस्ट शॉप अगर आप देखो तो आते हैं वो 24 आवर्स वाले, बोलो ऐसा नो, जो केमिस्ट शॉप कम शॉपिंग मॉल ज्यादा होते हैं। एवरीबॉडी ऐसा नो। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये एक्चुअली ऐसा सोसाइटी था जिसमें लोग फार्मेसी की दवाइयों वगैरह सब मेंटेन करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज देने के लिए। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का एक मैनेजर था, उसको कुछ दवाइयां परचेस करनी थी, इसलिए वो गया बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड के शॉप में गया, रैक्स के ऊपर सब दवाइयां रखी हुई थी। इसने एक दवाई सिलेक्ट की, दवाई के ऊपर देखा कि प्राइस मेंशन की है ₹2000, वॉट एवर में भी द प्राइस, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा इसने प्राइस मेंशन की है, कितना बोले एक बार जोर से, 2000। ये वाला प्रोडक्ट लेके वो चला गया कैशियर के पास। किसके पास चला गया बोले एक बार जोर से? कैशियर। और कैशियर को बोला कि ये दवाई मुझे चाहिए। कैशियर ने प्राइस देखी और कैशियर बोलता है सर दिस इज फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, हमारे सिस्टम में इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, आपको ये दवाई 2500 में आएगी, वॉट एवर इट इज डजंट मैटर। आपको ये दवाई कितने में आएगी? 2500। 2000 पे मैं आपको ये दवाई बेच नहीं सकता, मैं ये दवाई आपको 2000 में नहीं दे सकता। मुझे बताओ कैशियर इसको डिनाई कर सकता है नहीं कर सकता है? जोर से बोलो, कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिकॉज प्राइस टैग जो ये दवाई के ऊपर लगा हुआ है वो बेसिकली सिर्फ क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर, एंड कैशियर हैव एवरी राइट टू से दैट कि ये दवाई के ऊपर हम जो प्राइस टैग लगा है उस पर नहीं बेचना चाहते। ऐसा आपके साथ भी कई बार हो सकता है। आप कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कब क्लोथ्स वगैरह परचेस करने के लिए, वैसे नॉर्मली होता नहीं है ये, 99% केसेस में जो प्राइस टैग है उसी के ऊपर सेल होता है। पर मेरे साथ एक बार हुआ है, आई वेंट इन अ शॉपिंग मॉल, मैंने कोट सूट के ऊपर का एक टैग देखा, मेरे को टैग पसंद आया, मैं बोला चलो इसको खरीद लेते हैं। मैं बंदे के पास गया, मैंने बंदे को बोला मेरे को ये चाहिए, ये कोट, ये प्राइस टैग है एक्सेट्रा। उसने मेरे को सिंपल आंसर दिया, सर बोले दिस इज द लास्ट पीस जो हमारे पास डिस्प्ले के अंदर पड़ा है, हम आपको बेचना तो चाहते हैं पर डिस्प्ले का पीस हम उतार के नहीं दे सकते, नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम कस्टमर को क्या दिखाएंगे। सो ही जस्ट डिनाइड टू सेल मी। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ऐसे सिचुएशन में मैं उससे हुज्जत नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही लॉ पढ़ा रहा हूं। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो ऐसे केस में मैं समझ गया कि ठीक है फाइन, तो उसने मेरे को सेम जो प्राइस टैग है उसके ऊपर उसने मेरे को कोट सूट नहीं बेचा। सो क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो आप मॉल वगैरह जिधर भी घूमते हो, इफ एनी प्राइस टैग यू सी, इट इज जस्ट ए इन्विटेशन टू ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? इवन इफ यू सी द एमआरपी ऑल्सो, दैट इज जस्ट ए इन्विटेशन टू ऑफर। दैट्स व्हाई उसको कहा जाता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम कि भाई इतने में हम बेचेंगे, मैक्स, इससे कम में भी बेच सकते हैं। कम में बेच सकते हैं मतलब ओरिजिनल प्राइस डिनाई कर रहा है वो। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? इसलिए उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्यों कहते हैं कि डिस्काउंट वगैरह निकाल के वो कम में भी बेच सकते हैं। कम में बेच सकते हैं मतलब ओरिजिनल प्राइस को डिनाई कर रहा है ना भाई, दैट मींस इट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? केस का नाम क्या है? केस का नाम बार बार याद करो, क्या है? फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। इज इट वेरी क्लियर? ये एक केस हुआ। दूसरा केस मैं बोल रहा हूं आपको, याद रखिएगा, लाइव स्ट्रीम वाले और अच्छे से गौर कीजिएगा, हैरिस वर्सेस निकरसन। हैरिस वर्सेस निकरसन, क्या केस हुआ था? इमीडिएटली बोल रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा। आर यू गाइस रेडी? बोलो हाँ है ना। हैरिस वर्सेस निकरसन केस के अंदर सिचुएशन ऐसा था, निकरसन नाम का बंदा था जिसके पास समझो कोई एंटिक कलेक्शंस था। क्या था बोले एक बार उसे? एंटिक कलेक्शन। उस एंटिक कलेक्शन को सेल करने के लिए निकरसन ने ऑक्शन डिक्लेयर किया। ऑक्शन पता है गाइस सबको? ऑक्शन के अंदर बोली लगती है, बोलो हाँ है ना। अब नॉर्मली जब लोग ऑक्शन डिक्लेयर करते हैं ना
तो ऑक्शन की बड़ी लंबी चौड़ी एडवर्टीजमेंट्स देते हैं न्यूज़पेपर में। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ऑक्शन में जो प्राइस है ना, वो हमेशा कितना क्राउड आता है इसके ऊपर डिपेंड होती है। अगर ऑक्शन नहीं है, ऑक्शन के अंदर बहुत सारा क्राउड आया, इसका मतलब बहुत ज्यादा बोलियां लगेगी, बहुत ज्यादा बोलियां लगेगी, मतलब ऑटोमेटिकली प्राइस बहुत अच्छा शूट होगा। इज इट? बोलो हाँ या ना। तो जब निकलसन ने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाला कि हम ऑक्शन कर रहे हैं हमारे एंटिक कलेक्शन का, और ये जो एंटिक कलेक्शन था इसके फोटो वोटो के साथ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट आया। आपने शायद कभी देखा होगा, नहीं देखा होगा, बिजनेस टुडे मैगजीन, इंडिया टुडे मैगजीन, मेनली बिजनेस पर्पस के जो मैगजीन होते हैं ना, कई बार उनके अंदर ये फोटोज आते हैं और उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। वो एज अ न्यूज नहीं देते हैं, वो उसका मार्केट मेकिंग करते हैं। मार्केट मेकिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके पास में एक पुराना नेकलेस है, 200 साल पुराना पड़ा हुआ, तो उसका फोटो खींचेंगे, उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे कि ये जो नेकलेस है 200 साल पुराना है, इस रानी इस राजा ने पहना हुआ है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और एंड में पूरा आर्टिकल लिखने का, तुमको ऐसा लगेगा दिस आर्टिकल इज फॉर इंफॉर्मेशन, बट इट इज नॉट। एंड के पैराग्राफ में वो लिखते हैं इस आर्टिकल का ऑक्शन होने वाला है 2 हफ्ते बाद में यहां पे। एंड के पैराग्राफ में, स्टार्टिंग में तुम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, इंफॉर्मेशन करके आप उसको पढ़ते हो, एंड में तुम पहुंच जाते हो ऑक्शन के एडवर्टीजमेंट के ऊपर। कई बार ऐसा होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया बड़ा फोटो के साथ में उस एंटिक कलेक्शन के। हैरिस बंदा था जो एंटिक कलेक्शंस में इंटरेस्टेड था, लोगों को कलेक्टिबल्स हैंडल करने की इच्छा रहती है, बोलो हाँ है ना। हैरिस न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पढ़ा और ये पहुंच गया ऑक्शन के अंदर। इसके लिए इसने ट्रैवल किया फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एरोप्लेन से ट्रैवल किया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये रहता था दिल्ली, एयरलाइन टिकट लेके आ गया पुणे, और जब ये पुणे में ऑक्शन में पहुंचा, टाइम पे ऑक्शन के सामने बोर्ड लगा था ऑक्शन कैंसल्ड, ऑक्शन का एक बार कैंसल्ड। ये पूरा मस्त टिकट विकेट लगा के ऑक्शन के लिए आया, 40,000 रुपए समझो खर्च करके ऑक्शन के लिए आया, टाइम पे क्या दिखा? ऑक्शन इज कैंसल्ड। हैरी सूड निकलसन, मेरे को मेरे एयरलाइन का खर्चा दे भाई। क्या ये खर्चा मांग सकता है? नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट ऑफ ऑक्शन इज जस्ट इन्विटेशन टू ऑफर, और इन्विटेशन टू ऑफर के ऊपर कोई भी अगर काम करता है तो वो कंपेंसेशन मांग नहीं सकता। इज इट वेरी क्लियर गाइस? तो इन्विटेशन टू ऑफर समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। ये दोनों केसेस के नीचे नाम लिख के रखे। ऑफर इज, आपने क्या लिखा लास्ट वाला पॉइंट बोलो? हाँ, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। इसका एक बार डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, दोनों केस के नाम लिखे। पहला नाम लिखे फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड, वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। लिखा सबने? बोलो हाँ है ना। यस, बहुत बढ़िया लाइव स्ट्रीम में समेश। इंडियन एक्सप्रेस, खास करके इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स जो आते हैं उसके अंदर मेनली ऑक्शन के एडवर्टीजमेंट बहुत सारे होते हैं, कभी चेक करना, अभी नहीं, अभी एग्जाम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, दूसरा केस हैरिस वर्सेस निकलसन, बोर्ड के ऊपर नाम दिया है। मॉड्यूल के अंदर के केसेस, गाइस प्लीज डू रिमेंबर, मॉड्यूल के अंदर के केसेस नहीं छोड़ना। आप हो सके तो इसका एक लिस्ट बना लो पूरा का पूरा, मॉड्यूल में कितने केसेस है। अगर आप वो लिस्ट भी रट के चले जाओ, सिर्फ लिस्ट भी रट के चले जाओ, आपके 25 से 30 मार्क कहीं फिक्स हो जाएंगे। अब मैं सच बोल रहा हूं, आपके 25 से 30 मार्क केस लॉस के ऊपर आने वाले हैं। आप सिर्फ एक केस लॉ की लिस्ट बनाओ और डिसीजन की लिस्ट बनाओ। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, वैसे मैंने बना के दिए हैं सभी केस लॉस के लिए टेबल, यस और नो। अगर आप वो लिस्ट भी रट के चले जाओ ना सभी केस लॉस के, आपके 25 से 30 मार्क फिक्स है, उसी के ऊपर सवाल आने वाले हैं। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना। तो कृपया ये करने की कोशिश करें। हैरिस वर्सेस निकलसन लिख लिया सबने? बोलो यस और नो। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक काम कीजिएगा छोटा सा, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का डिफरेंस बताइए। देखा है सबने ऑफर इन्विटेशन ऑफर का डिफरेंस? लिख सकते हो या लिखवा के दे दूं? बनाया है कि टेबल वाइज डिफरेंस कुछ किया है? ये इधर मॉड्यूल में देख लो एक बार, आपको चाहिए तो मॉड्यूल रेफर करके इसको वापस पढ़ लेना। सबसे पहला मीनिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर। पहले इसमें उन्होंने ऑफर का डेफिनेशन ही लिखा है, दिख रहा है सबको? एन विलिंगनेस टू डू और बाउंड टू डू समथिंग वेयर पार्टीज चूज टू एक्सेप्ट इट। बोलो हाँ है ना। इन्विटेशन की मेन डेफिनेशन बहुत काम की है, ध्यान देना। रेडी? सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो। क्या है? वेयर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस proposes certain term on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. ठीक है, वापस से पढ़ो। When a party without expressing his final willingness propose a terms, जिसके ऊपर उसको क्या करने की इच्छा है? Negotiate. प्राइस टैग दे दिया,
पर प्राइस टैग के ऊपर उनको नेगोशिएट करने की इच्छा है। ऐसा भी तो होता है कि तुम जाते हो सेंट्रल में, तुम जाते हो बड़े बड़े मॉल में, वहाँ लिखा रहता है 50% डिस्काउंट, फिर तुम देखते हो प्राइस टैग पे लिखा रहता है 10,000, फिर तुम पूछते हो भैया 50% डिस्काउंट किधर है, तो बोलता है अरे सर प्राइस टैग पे ही 50% है। बोलो हाँ है ना, यस और नो? सो दैट इज कॉल्ड एज निगोशिएशन, यस और नो? तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्विटेशन। दूसरा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ऑफर में क्या इंटेंशन है गाइस? ऑफर में क्या इंटेंशन है? कैन यू टेल मी? ऑफर देने के पीछे इंटेंशन क्या है? असेंट मिलने के बाद सीधा एग्रीमेंट हो जाए। बोलो हाँ है ना? तो ऑफर का इंटेंशन है कि ऑफर आप जब दे रहे हो तो सामने वाले ने असेंट देते से ही क्या हो जाए? एग्रीमेंट। पर इन्विटेशन टू ऑफर का इंटेंशन होता है कि जब वो एक्सेप्ट हो जाए तो ऑफर निकल के बाहर आए। इसको मैं एक इक्वेशन में आपको समझा सकता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एंड ऑफर का इंटेंशन होता है कि इसमें एक्सेप्टेंस जुड़ जाए तो क्या बन जाए? बोले एक बार उसे एग्रीमेंट। लेकिन इन्विटेशन का इंटेंशन होता है इन्विटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस शुड लीड टू ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? जोर से बोलो ऐसा नो, इसको समझ जाओ। ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ गया, प्रॉमिस हो गया, एग्रीमेंट हो गया। लेकिन इन्विटेशन में एक्सेप्टेंस जुड़ गया, क्या हो जाएगा? ऑफर हो जाएगा। इज इट वेरी? सबको समझ में आ रहा है क्या? लाइव स्ट्रीम में भी बोलिएगा समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट वन, सीक्वेंस। मुझे बताओ ऑफर पहले आएगा या इन्विटेशन पहले आएगा? सो ऑफर हमेशा इन्विटेशन के बाद आता है, इन्विटेशन हमेशा पहले आता है। मैं आपको फ्रैंकली बोलूं, अब जितने लोगों को ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर का दिक्कत है ना, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलता हूं, सुन लीजिए। 99% ऑफ द एडवर्टीजमेंट, होर्डिंग्स, न्यूज चैनल एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, एवरी सिंगल काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई बैंक ने बोर्ड लगा दिया सामने, इधर एसबीआई ने बोर्ड लगा दिया, गेट अ लोन एट जस्ट इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम, लगा दिया, जाओ लेके दिखाओ, देंगे आपको लोन? नहीं। आप बोलोगे तुमने ऑफर लगाया है, वो बोलेंगे भैया हमने ऐड किया, इन्विटेशन है। आप जब लोन के डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो ऑफर होगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो मैक्सिमम 99% एडवर्टीजमेंट आर क्या बोले एक बार जो से? इन्विटेशन, वेदर दोज आर ऑफर नहीं। इज इट वेरी क्लियर गाइस? यस और नो? सबको समझ में आ रहा है पक्का? तो यहां ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आपका होता है खत्म, साथ में ऑफर के इसेंशियल्स भी आपके होते हैं खत्म। यहां तक आइडिया क्लियर है? अब मुझे जो डिस्कस करना है वो अगली चीज है, वो है टाइप्स ऑफ ऑफर। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ ऑफर कितने होते हैं? पहले तो कैटेगरीज ऑफ ऑफर बताओ, कैटेगरीज ऑफ ऑफर कितने होते हैं? जब्बा जब्बा एग्जाम है 1 महीने में, कैटेगरीज ऑफ ऑफर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? मम्मी मेरे को घर जाना है। आ जाओ नालायक लोगों, लेट्स गो। ऑफर के कैटेगरीज होते हैं 2। पहला, ऑफर किस प्रकार से किया जाता है, मेकिंग एन ऑफर के हिसाब से एक कैटेगरी बनता है। दूसरा, टाइप्स ऑफ ऑफर की कैटेगरी दूसरी होती है। मैं कैटेगरी 2 है, टाइप्स उसके अंदर एक में 2 है और दूसरे में 5 है। अब समझ लीजिए, अगर आपको अभी तक नहीं पता तो इसको क्रिस्टल क्लियर दिमाग में छाप लीजिए। पहला, ऑफर के 2 कैटेगरी एज पर मेकिंग ऑफर, ऑफर कैसे कर रहे हो उसके हिसाब से 2 टाइप्स होते हैं। कैटेगरी है मेकिंग ऑफर, टाइप्स है 2 ऑफर, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर एंड इंप्लाइड ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? नाउ ये आपको पता होगा व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर। ओरली और राइटिंग में, अगर आपने किसी के साथ सामने कोई ऑफर दिया, काय में ओरली और काय में बोले एक बार राइटिंग में, आपने अगर किसी को ऑफर दिया तो उसे कौन सा ऑफर कहा जाएगा? एक्सप्रेस। इज इट वेरी क्लियर? मैं तुम्हें फोन बेचना चाहता हूं, ओरल ऑफर है, एक्सप्रेस्ड है। मैं बॉन्ड पेपर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दिया, मैं तुम्हें फोन बेचना चाहता हूं, एक्सप्रेस्ड ऑफर। व्हाट इज इंप्लाइड ऑफर? एग्जाम्पल बोलो इंप्लाइड ऑफर के। लोकल ट्रांसपोर्ट, बोलो हाँ है ना? बस पीएमटी से जाते हो ना, जब पीएमटी से जाते हो कंडक्टर बाहर निकाल के रेड कारपेट बिछाता है आपके लिए पहले, अरे मैडम आइए, हाँ 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 हाँ, बस में बैठिए। ऑब्वियस सी बात है, बस में बैठ गए मतलब टिकट निकालना है। होटल में खाना खाया मतलब एक तो बिल भरना है, नहीं तो बर्तन घसना है। बोलो हाँ या ना? इंप्लाइड, होटल में खाना खाना इज इंप्लाइड ऑफर। होटल में आप जाते हो, बैठते हो, खाना ऑर्डर करते हो, अज्यूम्ड है बिल देना पड़ेगा भाई। इज इट वेरी क्लियर? कैसा लगेगा तुम जाते से पहले वेटर आया 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके, सर पहले साइन करो कि तुम बिल पे करके जाओगे। करता है ऐसा? नहीं, बिकॉज वो कौन सा ऑफर है? इंप्लाइड। इज इट वेरी क्लियर? बोलो हाँ है ना? फिर ऑफर कितने तरीके से किया जाता है उसके 5 टाइप्स है। दूसरा कैटेगरी है वेज ऑफ ऑफर, कितने तरीके से ऑफर किया जा सकता है उसके 5 कैटेगरीज है। कौन कौन से? जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। इज इट वेरी क्लियर? मतलब टोटल ऑफर के 7 टाइप्स हो गए गाइस।
टोटल ऑफर के कितने टाइप्स हो गए? 7. एक्सप्रेस, इंप्लाइड, जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग. इज इट वेरी क्लियर? ओके, व्हाट इज जनरल ऑफर? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. ये कौन सा ऑफर है? जनरल. विदाउट एनी कंडीशन कोई भी एक्सेप्ट कर ले जनरल ऑफर. जैसे एग्जांपल, केस नहीं, नॉर्मल एग्जांपल बोलो, केस पे आएंगे. एग्जांपल, सेल बोलो हाँ है ना. मानसून सेल, कोई भी आओ खरीद के लेके जाओ 50% ऑफ, बोलो हाँ है ना. अरे एवरीबडी यस और नो. व्हाट इज स्पेशल ऑफर? स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दिया है तो कौन सा ऑफर है? स्पेशल. पूछो कैसे? एग्जांपल, स्टारबक्स के बर्थडे ऑफर. बहुत ज्यादा जाते हैं लगता है लड़के. सो स्टारबक्स, बट सिंपल. तुम अगर कहीं शॉपिंग मॉल में जाओ, इधर ब्रांड्स वगैरह में, वैन हुसैन, लुई फिलिप्स वगैरह पे, और वहां पे तुम एक बार तुम्हारी बर्थ डेट दे दो, ठीक है, भली तुम्हारी ना हो, किसी की भी दे दो, उस दिन तुम्हें ही मैसेज आएगा और बोलेंगे ऑन योर बर्थडे वी वांट टू सेलिब्रेट इट, गेट 20% ऑफ कूपन कोड. बोलो हाँ है ना. जो तुम्हारे फोन के ऊपर ऑफर आता है और तुम जब जाओगे तुम्हारे बर्थडे का आई कार्ड दिखाओगे, वहां पे कूपन कोड दोगे तो ऑटोमेटिकली तुमको 20% ऑफ मिलेगा. ये स्पेशल ऑफर है. कोई और ले सकता है क्या? नहीं. जिसके पास कूपन कोड है बस वही ले सकता है. इज इट वेरी क्लियर? दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर. कौन सा ऑफर बोले एक बार? स्पेसिफिक ऑफर. इज इट वेरी क्लियर? तीसरा वाला, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर क्या होता है? बार्गेनिंग. बोलो हाँ या ना. काउंटर ऑफर का एग्जांपल, मम्मी. काउंटर ऑफर का एग्जांपल, मम्मी के साथ सब्जी खरीदने गए हो. अरे बोलो ना हाँ या ना. गए हो नहीं गए हो? मैं गया था. 1 मिनट के लिए केस बोल दूं, काउंटर ऑफर इमीडिएटली समझ में आ जाएगा. मैं बन गया था सीए, मेरे जेब में आ गया था पैसा, तो मैंने सोचा एक दिन मम्मी के साथ जाके थोड़ा सा भाजी बाजार से अच्छी सब्जी लेके आऊं. मुझे पता नहीं मैं क्यों ही गया. मैं चला गया वहां से. अच्छा, लड़कों को सब्जी लेने के लिए भेज दो, सिंपल सी बात है. हमें सब्जी लेने के लिए भेज दो. उसने बोला 50 रुपए, ये 50 ले, सब्जी दे घर. गेम ओवर. 3 स्टेप आर सिंपल स्टेप. कितना? 50, ये सब्जी लेना, घर पे जाना, खत्म बात. मैं मम्मी को लेके गया. मैंने उससे पूछा कितना? वो बोले सर 200 रुपए किलो. मैंने सोचा कि मम्मी है, भाव करूंगा, 180 रुपए किलो बोलूंगा. मैं कितना गलत था. उसने 200 रुपए किलो बोला साइड से. मैंने बोलने के पहले आवाज आई मम्मी की, 20 रुपए दूंगी. मेरे हाथ में थैली थी, मैंने उसी में मुंह डाल दिया कि ये मुझे देखे भी ना सब्जी वाला, इज्जत का भाजी पाला. अरे बोलो ना हाँ ना. फिर वो बोले अरे मैडम फ्रेश सब्जी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मम्मी ने उसको बाजू के 4 दुकान दिखाई जिसके पास फ्रेश सब्जी थी. वो भी कॉम्प्लेक्स में आ गया कि उसमें उसकी सब्जी सच में फ्रेश है क्या. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो डील 50 रुपए पे क्लोज की है मम्मी ने. 50 रुपए. मैं उसको 150 दे के आने के लिए रेडी था. आर यू? काउंटर ऑफर भाई. कौन सा ऑफर? काउंटर ऑफर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उस दिन मेरे को सब्जी 50 में मिल गई, पर जो इज्जत मेरी चली गई वो कभी भी वापस नहीं आ सकती. काउंटर ऑफर. तुम मम्मी को लेके जाओ, खास करके लड़कियां एफसी रोड पे, इनको खुला छोड़ के देखो. एफसी रोड के ऊपर बोलो हाँ या ना. वो जाती है सामने, वो एयर लड़कियां. अरे करते हो नहीं करते हो? भोले बन के मत बैठो. मेरे को ये चेहरे मत दिखाओ. मैं बता रहा हूं तुमको, जीवन में मेरे को भी बीवी है, मैंने देखा है उसको. पहली इज्जत मम्मी की वजह से वहां पे गई थी भाजी बाजार में. दूसरी बार बीवी को लेके एफसी रोड गया था. मेरे को कुछ समझ में नहीं आता. वहां देखा उसने कुछ होगा, कान वान का नेकलेस, क्या भाई मेरे को क्या समझ में. अरे जो भी होगा यार. तो उसने पूछा कि ये कितने का ईयरिंग है. वो बोला मैडम 400 रुपए. मजाक नहीं बोलता. हाँ ये है. वो बोला 400 रुपए. बीवी कितने में लेके आई होगा? 80 रुपए में लेके आई उसको. 80. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या है सब लड़कियों ने किया है ये चीज. बोलो हाँ यार. दिस हैपन्स. काउंटर ऑफर. कौन सा ऑफर है बोले एक बार उसे? काउंटर ऑफर. ये टैलेंट लड़कों में नहीं होता. इट्स ओके. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तुम भाव कर करके कितना कर लोगे? 10 रुपए. और 10 करने के बाद भी तुमको ऐसा लगता है यार छोड़ जाने दे, गरीब के पेट पे क्यों लात मारू करके तुम आ जाते हो. बोलो हाँ ना. एनीवेज आगे. तो ये दया माया कुछ नहीं होता बेटा, काउंटर ऑफर होता है. आगे नेक्स्ट वन. काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? सिंपल, निगोसिएशन. बड़े बड़े डील्स के निगोसिएशन भी काउंटर ऑफर है. आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल, फालतू वाले हो गए, प्रैक्टिकल सुन लो. टाटा स्टील्स ने जब कोरस स्टील्स को परचेस किया था, टाटा स्टील ने जब कोरस स्टील को परचेस किया था, ओरिजिनल बिड टाटा स्टील ने कोरस स्टील के लिए रखी थी $8.03 बिलियन की. और बदले में एक और कंपनी आई थी कोरस स्टील्स को एक्वायर करने के लिए. 2007 का एक्विजिशन है. उसने टाटा स्टील को कॉम्पीट करते करते काउंटर ऑफर्स दिए. आपको पता है $8.03 बिलियन का एक्विजिशन $3 बिलियन से बढ़ गया सिर्फ 1 महीने के अंदर.
$11.3 बिलियन में टाटा स्टील ने फिर कोरस को एक्वायर किया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काउंटर ऑफर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसा नहीं है कि ये बेसिक सब्जी मंडी में होता है, प्रैक्टिकली ये कंपनी एक्वाइजिशंस में भी सेम बेड होता है। इफ यू डोंट नो, व्हाट्सएप को जब मेटा ने एक्वायर किया था, द ओरिजिनल इक्वेशन टू एक्वायर द व्हाट्सएप वाज ऑफ $15 बिलियन, लेकिन व्हाट्सएप ने मेटा के साथ ऐसा नेगोशिएट किया, टोटल $4 बिलियन से डील बढ़ गई, $19 बिलियन हुए, मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज दिस? काउंटर ऑफर। सिर्फ प्रॉब्लम यह है आप काउंटर ऑफर एग्रीमेंट में नहीं लिखते कभी, क्योंकि जो लास्ट काउंटर ऑफर होता है, जो एक्सेप्ट होता है, वही एग्रीमेंट होता है। इसलिए आपको कभी काउंटर ऑफर कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, काउंटर ऑफर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली आपको जो दिखता है वो दिखता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में आपको सिर्फ लास्ट ऑफर दिखता है, जो लास्ट काउंटर ऑफर वो दिखता है जो एक्सेप्ट हुआ है। इज इट वेरी क्लियर? पर इसका मतलब ये नहीं काउंटर ऑफर नहीं होता, काउंटर ऑफर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब एक ही चीज के बारे में दो लोगों ने इकट्ठा एक दूसरे को ऑफर देना इज अ क्रॉस ऑफर। ये एक्चुअली आइडेंटिकल ऑफर होते हैं जो दोनों लोग एक दूसरे को देते हैं, पर कोई किसी को हाँ नहीं बोलता, तो क्रॉस ऑफर का रिजल्ट ये एग्रीमेंट नहीं होता। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सिंपल। चलो ट्रिप जाते हैं, किधर जाना? ये गोवा, सबने गोवा बोला, क्रॉस ऑफर। कोई रिजल्ट है क्या? नहीं, तुम सिर्फ ऑफर देके उड़ गए। इज इट वेरी क्लियर? ट्रिप किधर जाना, फॉर एग्जाम्पल, तो अब ये तो मैंने यहां किया, तुम 5 दोस्तों में बैठो और एक दिन पूछो चलो यार ट्रिप जाते, कहां जाना? दोनों तीनों दोस्त बोलेंगे गोवा गोवा गोवा। क्रॉस ऑफर आए, पर किधर से एक्सेप्टेंस आया क्या? नहीं। सो क्रॉस ऑफर का कोई रिजल्ट नहीं होता। क्रॉस ऑफर आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑफर। ट्रिप की बात थी, गोवा प्लेस था, सबने बोला एग्जैक्टली आइडेंटिकल, पर वो दोनों एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन नहीं बनता। क्लियर है? क्रॉस ऑफर डज नॉट लीड टू कॉन्ट्रैक्ट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? सबसे आखिरी वाला स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर मतलब जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए वैलिड है। एग्जांपल, मानसून सेल तो कभी भी बंद हो जाएगा, मानसून बंद होता है, मानसून सेल उससे बेटर है दिवाली सेल। दिवाली के पूरे 10 दिन की छुट्टियों में शुरू रहता है। अभी गणपति बैठ रहे हैं, गणपति सेल जिस दिन गणपति बैठते पूरे 10 दिन में शुरू रहता है। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो यस और नो। हाँ, 15 अगस्त का सेल आज के ही दिन वैलिड है, आज के दिन ही वैलिड है, वो भी तो स्टैंडिंग ऑफर है ना। Throughout the day valid is also, it is hourly standing offer. Diwali sale is a daily standing offer. Ganpati sale is also daily standing offer. Are you understanding? Is it very clear? Yes or no? तो ये हुआ स्टैंडिंग ऑफर। तो 7 टाइप के ऑफर है, 2 टाइप के कैटेगरीज है। कैसे देते हो उसके हिसाब से एक्सप्रेस एम्प्लाइड, और किस तरीके से देते हो उसके हिसाब से जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। अब इनके ऊपर 2 केसेस हुए हैं। इनके ऊपर कितने केसेस हुए हैं? 2। पहला, सबसे पहला फेमस केस जो तुमने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, याद है? बोलो हाँ या ना। क्या केस था? कैन यू टेल मी? ओके, पहले मैं लिख लू कार्लिल वर्सेस, क्या बोले एक बार? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, CSBC, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ओके, लाइव स्ट्रीम में सबने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, केस में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको नहीं पता वो भी ध्यान दे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे क्या ऑफर होगा? सर इतना भी नहीं रहता, 200 से सीधा 20 कौन करता है? जाके देख एक बार मम्मी के साथ, तेरे को पता चलेगा। सो CSBC दैट इज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो हाँ है ना। अब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला था, स्मोक बॉल्स, जिसके अंदर नॉर्मली वो 2-4 स्मोक बॉल्स देते थे। ना स्मोक बॉल्स क्या है पहले ये समझिए। मॉस्क्यूटो कॉइल सबने यूज किया है? जोर से बोलो हाँ है ना। मॉस्क्यूटो कॉइल यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा कि मॉस्क्यूटो कॉइल को अगर आप आग लगाओ उससे धुआं बनता है। मैक्सिमम लोग तो सह लेते हैं, पर कुछ लोगों को मॉस्क्यूटो कॉइल के धुएं से एलर्जी होती है, खांसी शुरू हो जाती है, रैशेस शुरू हो जाते हैं। बोलो हाँ है ना। कुछ लोगों को इशू होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, कोई बोलता है यार मेरे पास मत रख, मेरे को ना सिर दुखना शुरू हो जाता है, होता है। बोलो यस और नो। तो ये स्मोक बॉल्स आर नथिंग बट काइंड ऑफ मॉस्क्यूटो कॉइल्स ही थे। इंसेक्ट्स को भगाने के लिए स्मोक बॉल्स को जला के यूज किया जाता था। स्मोक बॉल्स को जला के क्या किया जाता था? यूज किया जाता था, काइंड ऑफ मॉस्क्यूटो कॉइल ही समझो। अब मॉस्क्यूटो कॉइल के ऊपर बहुत सारी वार्निंग्स लिखी होती है, आपने देखा होगा कि नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, स्टोर एट ड्राई प्लेस, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। बोलो हाँ या ना। उसी प्रकार ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो स्मोक बॉल था, उन्होंने सेल को प्रमोट करने के लिए, और कई बार ऐसा होता है ना कि प्रोडक्ट्स के मामले में ना मार्केट में अफवाहें बहुत सारी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नहीं पता होगा तो जब पहली बार ऑल आउट रिलीज हुआ था ना वो लिक्विड में, ठीक है, तो उसके लिए न्यूज आई थी कि ये लिक्विड ऑल आउट जो डब्बी है उसके अंदर एसिड होता है।
वो एसिड हवा में कन्वर्ट होता है। ये स्टार्टिंग में तुम बहुत छोटे होंगे, माइट भी तुम होंगे ही नहीं, ठीक है, ये 2000 की बात है। तो तब आता था ऑल आउट आया है भाई, इसके अंदर लिक्विड होता है, उसके अंदर एसिड होता है, ये एसिड धीरे धीरे तुम्हारे फेफड़ों को खराब करता है। कुछ भी चलता था, उससे आज तक मच्छर नहीं मरा, लोग क्या मरेंगे। सो सिंपल सी बात यह है कि भाई साहब ऐसे कोई भी, और ये क्यों न्यूज बनाई जाती है, क्योंकि उस कंपनी का सेल डाउन हो। जैसे अभी फिलहाल कुछ दिन पहले, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया, पर आपने देखा होगा पतंजलि के खिलाफ बैड न्यूज़ चल रही थी। तो कई बार क्या होता है, किसी कंपनी का बिजनेस डाउन करने के लिए मार्केट में अफवाह आ जाती है। क्या अफवाह आ जाती है कि ये प्रोडक्ट खराब है, इससे तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारे फेफड़े जल जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलो हाँ है ना। तो ऐसी ही एक अफवाह कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के खिलाफ थी। क्या अफवाह थी कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के स्मोक बॉल्स यूज करता है उसको इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज लेट्स से, या रैशेस, जो भी होगा आपने क्या लेन देना। सो उसको क्या होता है बोले एक बार जो से इन्फ्लुएंजा। जब कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बारे में यह अफवाह फैली तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का जो सेल था वो डाउन हो गया। वो क्या हो गया, डाउन। तो कंपनी ने खुद के सेल को अपलिफ्ट करने के लिए खुद के बॉक्स के ऊपर ही एक चीज छपवाई, बोले जो हमारे स्मोक बॉल यूज करेगा और यूज करने के बाद अगर उसको इन्फ्लुएंजा हुआ तो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी उसको कंपेंसेशन के फॉर्म में, काय के फॉर्म में बोले एक बार उसे कंपेंसेशन के फॉर्म में रुपए 10 लाख देगा, वॉट एवर मे बी द अमाउंट डजंट मैटर, कंपेंसेशन देगा। इज इट वेरी क्लियर। कार्लिल ने ये स्मोक बॉल्स क्या किए बोले एक बार उसे यूज किए और कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हुआ। कार्लिल को इन्फ्लुएंजा हुआ। कार्लिल चले गई कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के पास, डिमांड किया भाई साहब 10 लाख रुपए दो, मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह सब एविडेंसेस प्रोड्यूस किए। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बोलता है मैडम सब ठीक है, इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ, पर ये ऑफर हमने आपको दिया ही नहीं था, हमने ये ऑफर आपको दिया ही नहीं था। मुझे बताओ कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का स्टैंड सही है गलत है? गलत है, क्योंकि आपने जब पैकेट के ऊपर छाप दिया और किसी ने वो पैकेट खरीद लिया, उसके पास इनवॉइस है, साथ में मेडिकल रिपोर्ट है, तो आप ये बोल नहीं सकते ये ऑफर किसी के लिए नहीं था। दिस इज अ जनरल ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। कंसेप्ट समझ में आया? जोर से बोले सुनो। ये कौन सा केस है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, तो अब आप इन केसेस से क्या सीख सकते हो? इन केसेस से व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। आज ये बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सी दिस, मैंने कुछ केसेस के सब डिसीजन लेके रखे हैं, आप चाहो तो इनके फोटो खींच लो। ठीक है, अगर आपके पास लिखने का समय नहीं है तो आप आपका कैमरा ऑन रखो। हालांकि मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था कुछ बच्चों से हमारे रेगुलर बैच के, उसके अंदर लिखे हुए। जो लाइव स्ट्रीम वाले बच्चे हैं जो अभी ज्वाइन हुए, जो मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार ही देख रहे हैं, तुम इनके फोटो जो मैं दे रहा हूं, उनका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। डिसीजन सब्जन साथ में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेडी? 1 2 3 बोलो। क्या है? द जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन। जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 बोलो। क्या है? The general offer is assumed to be communicated to those who fulfill the condition. जिसने कंडीशन फुलफिल किया उसको जनरल ऑफर मिलेगा। तीसरा, the offerer cannot claim the afterwards that offer is not given to a person as it is a general offer. जो ऑफरर है वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि तुम्हें ऑफर नहीं था, बिकॉज ऑफर कौन सा है? जनरल। जनरल का मतलब ही है विदाउट एनी कंडीशन कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। केस वॉज रिगार्डिंग का क्या बोले बाजू से? जनरल ऑफर। चाहिए फोटो खींच दीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइव स्ट्रीम में किसी को चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट। ओके, व्हाट वाज द सेकंड केस लॉ? जनरल ऑफर का तो हो गया। दूसरा केस लॉ कौन सा था? स्पेशल ऑफर का एक केस था, कौन सा? बुल्टन वर्सेस जोन्स। याद आया क्या? ओके, ये केस हो गया, ये हो गया जनरल ऑफर। जोर से बोलो, कौन सा ऑफर हो गया? जनरल। अब हम जा रहे हैं दूसरे ऑफर के ऊपर, और दूसरा ऑफर कौन सा है बोले एक बार उससे? स्पेशल। जोर से बोलो, कौन सा है? स्पेशल। और आपके मॉड्यूल में स्पेशल ऑफर के लिए केस दिया है बुल्टन वर्सेस जोन्स। बुल्टन वर्सेस जोन्स केस याद है? क्या है? लेदर सेल का केस था। एक बार केस बताओ आपको वापस से, बोलो हाँ है ना। ओके, बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। जिनको केस नहीं पता उनके लिए बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा, डिसीजन एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, लेट्स गो। केस क्या हुआ था? जोन्स नाम का बंदा था। लेट्स से जोन्स नाम के बंदे ने एक जेड नाम के बंदे के साथ लेदर परचेस का कॉन्ट्रैक्ट किया था। लेदर क्या वाले एक बार उसे? परचेस। लेट्स से लेदर परचेस एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मीटर। 5,000 मीटर, 5,000 रुपए पर मीटर के हिसाब से लेदर परचेस का कॉन्ट्रैक्ट था। एंड लेट्स से 100 मीटर्स लेदर परचेस करने वाले थे। कितने मीटर्स लेदर परचेस करने वाले थे? 100। बोर्ड के ऊपर ध्यान देते रहिएगा प्लीज, आपको समझ में आएगा।
फिर जेड का ये प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था। ये केस बहुत अच्छा है, हाँ, मैं आपको इसको कंपनी लॉ के साथ बाद में कनेक्ट करके दूंगा, गौर से सुनिएगा प्लीज, इसमें कंपनी लॉ भी कनेक्ट करेंगे हम, ठीक है, जस्ट फोकस। तो जेड प्रोप्राइटर था। अब जेड जब प्रोप्राइटर था उसके पास ये लेदर का कॉन्ट्रैक्ट आया। ये लेदर डिलीवर करने के पहले जेड को एक बहुत अच्छा ऑफर आया बुल्टॉन नाम के बंदे से। बुल्टॉन बोलता है जेड को कि तेरा जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो तुम मुझे सेल कर दे, मैं तुझे अच्छा कंसिडरेशन दूंगा, वॉट एवर में बी द कंसिडरेशन, हमारा लेन देन नहीं है। जेड ने खुद का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही सेल कर दिया बुल्टॉन को। क्या सेल कर दिया? बिजनेस ही सेल कर दिया। किसको बोले एक बार? बुल्टॉन। अब बुल्टॉन को यह पता चला कि जेड के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 5,000 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 100 मीटर के लेदर के परचेस का। तो इसने पता किया कि यह कॉन्ट्रैक्ट जोन्स के साथ था। तो बिजनेस परचेस करने के बाद बुल्टॉन को ऐसा लगा कि उसकी जिम्मेदारी है सेम लेदर 100 मीटर का देना 5,000 रुपए पर हिसाब से, और 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था रफली, ज्यादा बोलो हाँ या ना। तो इसने लेदर बनाया और 100 मीटर लेदर इसने सप्लाई किया जोन्स को। 100 मीटर लेदर एट द रेट ऑफ कितना बोले एक बार? 5,000 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उसने लेदर सप्लाई किया। जोन्स ने जब देखा 100 मीटर लेदर आया, जोन्स ने लेदर लेने से मना कर दिया। बुल्टॉन बोल रहे, बुल्टॉन ने जोन्स के ऊपर केस कर दिया, बोले तू मना नहीं कर सकता। जोन्स बोले मैंने ऑफर तुझे दिया ही नहीं था, ये परचेस वाला ऑफर मैंने किसको दिया था? जेड को। जब मैंने ऑफर जेड को दिया था, हाउ कैन यू एक्सेप्ट द सेम? इसलिए जोन्स ने कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी, यस और नो? क्या जोन्स यहां पे ऑफर रिजेक्ट कर सकता है? जोन्स यहां पे एक्सेप्टेंस रिजेक्ट कर सकता है? बोलो हाँ है ना? यस, क्योंकि ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दिया था, स्पेशल पर्सन। बोलो हाँ है ना? अगर वो जेड ही सप्लाई करता तो जोन्स मना नहीं कर सकता था, पर ये किसने सप्लाई करने की कोशिश की? बुल्टॉन। तो क्या जोन्स मना कर सकता है? यस, बिकॉज इट वॉज अ स्पेशल ऑफर। सबको समझ में आया? जोर से बोलो हाँ है ना। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। व्हाट इफ this was not a proprietorship business, or let's say this is a company called Z Limited, जिसके अंदर ये लेदर का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड ट्रांसफर करते वक्त Z ने पूरा का पूरा Z Limited ही बुल्टॉन को सेल किया एज अ बिजनेस। पूरा का पूरा Z Limited ही बुल्टॉन को सेल किया एज अ बिजनेस, एंड देन बुल्टॉन थ्रू Z Limited सप्लाइड 100 मीटर्स ऑफ लेदर एट द रेट ऑफ 5,000 रुपीज पर मीटर। तो क्या जोन्स मना कर सकता है? क्या जोन्स मना कर सकता है? जोर से बोलो, क्या जोन्स मना कर सकता है? नहीं, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। भले ही यहां पे जेड को ऑफर किया, पर जेड ने कॉन्ट्रैक्ट काय में कंप्लीट किया था? जेड लिमिटेड। तो यहां पे ऐसा नहीं माना जाएगा कि ऑफर जेड को दिया था, ऐसा माना जाएगा ऑफर जेड लिमिटेड का है, और यहां बुल्टॉन के थ्रू भी जेड लिमिटेड ही वर्क कर रहा है। तो जोन्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, एज अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें ऐसा माना जाएगा कि ऑफर ही चेंज ही नहीं हुआ, जेड लिमिटेड का जेड लिमिटेड ही है, शेयर होल्डर भले ही चेंज हो। अरे सिंपल सी बात है, तुमने टाटा मोटर्स के साथ में टाटा गाड़ी परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, लेट्स से डिफेंडर परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लैंड रोवर जैगुआर टाटा मोटर्स का वेंचर है, तुमने डिफेंडर परचेस करना है। एनीवन आउट देयर शेयर होल्डर ऑफ टाटा मोटर्स? बोलो हाँ है ना। कोई होगा ना, एक हाथ जन होगा, हाथ रेस करो, बोलो नाम बोलो। श्रेयस। अब श्रेयस समझो टाटा मोटर्स का ओनर है, शेयर होल्डर है। डू यू नो हमारे साथ में टाटा मोटर्स के ओनर बैठे हैं श्रेयस जी, बोलो यस और नो। अरे बोलो ना हाँ या ना। अब तुमने टाटा मोटर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया, तुम डिफेंडर परचेस करोगे, और बाद में तुमको पता चला कि इसका ओनर श्रेयस भी है, इसने भी शेयर होल्ड की है, क्या तुम मना कर सकते हो? कह रहे ऑफ कोर्स नॉट, ऑब्वियसली बोलो हाँ है ना। अब श्रेयस ने किसी और को भी शेयर सेल कर दिए, कोई फर्क पड़ता है क्या? चलो रतन टाटा ने खुद के शेयर्स किसी और को सेल कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? टाटा मोटर। इस केस में बुल्टॉन वर्सेस जोन्स, ओरिजिनल केस में इट वाज अ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनता, एंड दैट्स व्हाई डिनायल वैलिड है, बिकॉज इट वाज अ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया पक्का? इज इट वेरी क्लियर? ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट तुम्हें ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे कि मिस्टर जे offered to purchase a leather from the company of Z. After that, Z sold his company to Bulton. Tell whether Bulton supplying a leather through company valid or not. बोलने का हाँ पूरे तरीके से वैलिड है। मतलब मैं रहूं तो एक आधा सवाल आज तक कैसा पेल दिया कर दे आधे बच्चे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोलो यस और नो। तो ये चीज को आपने याद रखिएगा। केस क्या है बोले एक बार जो से बुल्टॉन वर्सेस जोन्स, बोलिए।
सी इफ इट इज अ पार्टनरशिप फर्म, अब कुछ बच्चे मेरे को ये भी पूछते, चलो इसको भी क्लियर कर दो, फर्म भी हमारे पार्टनरशिप सिलेबस में है, बोलो हाँ है ना. व्हाट इफ इट इज नॉट अ जेड लिमिटेड, इट इज वाई जेड एंड कंपनी. अरे वाई इज अ पार्टनर यार. अरे यार क्यों बोला. एनीवेज ध्यान दो नालायक लोगों, एग्जाम है 1 महीने के ऊपर. सो दिस इज वाई जेड एंड कंपनी. क्या है बोले एक बार जो से पार्टनरशिप फर्म, फोकस करना. क्या है बोले एक बार पार्टनरशिप फर्म. अब इसमें वाई एक पार्टनर है, जेड एक पार्टनर है, बोलो हाँ है ना. अब अगर ये लेदर का कॉन्ट्रैक्ट वाई जेड एंड कंपनी के साथ है और बाद में ये फर्म वाई जेड एंड कंपनी फर्म के साथ है और बाद में इसमें से जेड निकल के ये वाई बी एंड कंपनी होता है, तो लेदर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है या इनवैलिड है? ओके अब मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, इन दिस केस इट गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. पूछो कैसे. इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुडविल बाय अ फर्म, सेल ऑफ गुडविल बाय अ फर्म मतलब अगर आप ब्रांड नेम बेच रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, अदरवाइज ब्रांड नेम का क्या फायदा खरीदने का. आर यू अंडरस्टैंडिंग. सो अगर आप ब्रांड नेम परचेस कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि ब्रांड नेम का अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है. अगर कस्टमर बेस ही रिटेन नहीं हो रहा तो ब्रांड नेम का क्या करेंगे भाई. इज इट वेरी क्लियर, यस और नो. लेकिन ये गुडविल ट्रांसफर करने के लिए ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए. ये पार्टनरशिप फर्म क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड. ओनली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन ट्रांसफर अ गुडविल. अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का खुद का गुडविल नहीं है, इसलिए तो अनरजिस्टर्ड है ना, क्योंकि उनको भरोसा ही नहीं है गुडविल के ऊपर. इज इट वेरी क्लियर. सो अगर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, गुडविल ट्रांसफर कर रहा है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा. फिर आपको लेदर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज गुडविल का मतलब ही होता है रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स. इज इट वेरी क्लियर गाइस. जोर से बोलो यस और नो. समझ में पक्का आया. बुल्टन वर्सेस जोन्स का नया एंगल है ये. इज इट वेरी क्लियर, बोलो हाँ है ना. तो ये चीज को याद रखिएगा. ये कौन सा ऑफर है बोले एक बार जो से स्पेशल. लाइव स्ट्रीम वाले भी मुझे एक बार बोल दे जो मैंने अभी समझाया वो क्लियर हुआ है क्या. ठीक है, आप चाहो तो इसका फोटो लेके रख सकते हो, आपके फायदे की बात होगी. ठीक है, बाद में काम में आएगा. ठीक है. सर डेली लॉ की प्रैक्टिस करें. यस डेली. एटलीस्ट आप अगर इतना भी प्रोसीजर फॉलो करो कि जितने दिन में जो जो चैप्टर रिवाइज कर रहा हूं घर जाके आप उसका राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ईमानदारी से मेरे साथ कर रहे हो लास्ट प्लेलिस्ट के साथ में, या मेरे साथ नहीं करते हो खुद का भी कर रहे हो पर आंसर प्रॉपरली चेक कर रहे हो, मार्क माय वर्ड्स आपको पास होने से नहीं रोक पाएगा. थोड़ा सीरियसली करना पड़ेगा. हाँ मैं ये मानता हूं कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट एग्जाम में भी मेरे साथ प्रैक्टिस किया होगा. ठीक है, फिर भी हो सकता है कुछ सिचुएशन की वजह से अनफॉर्चुनेट रहे. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली लास्ट एग्जाम के बारे में. ठीक है, 21 अटेम्प्ट में सबसे बुरा रिजल्ट लगा है, तो उसमें सिर्फ वही पास हुए जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी किया है और उनका कंटेंट बहुत एब्सोल्यूट है. मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर एनालाइज किए, बहुत सारे बच्चों के, ट्रस्ट मी. जब से रिजल्ट लगाए तब से लेके आज के डेट तक मैं कंसिस्टेंटली पेपर्स ही देख रहा हूं सभी फाउंडेशन वालों के. जिन्होंने कंटेंट के ऊपर फोकस किया है और फिर फॉर्मेट के ऊपर फोकस किया है वो पास हुए हैं. कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मेट के भरोसे पे चले गए कि दर्शन सर ने फॉर्मेट दिया, ये नहीं. प्लीज डू अंडरस्टैंड, ऑलवेज प्रायोरिटी 1 इज कंटेंट. आप कंटेंट क्या देखते हो ये मायने रखता है. प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, आंसर ये उसको सिर्फ 4 चांद लगाता है. 4 चांद लगाने के लिए ओरिजिनल चीज अच्छी होनी चाहिए. ओरिजिनल चीज बदसूरत और बोलो 4 चांद लगाए, ठीक है, तो गोल वाले 4 लगेंगे चांद. समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना. तो प्लीज वर्क ऑन योर कंटेंट एंड लैंग्वेज. योर कंटेंट लैंग्वेज इज प्राइमरी, सेकेंडरी इज योर फॉर्मेट. इज इट वेरी क्लियर. सो अगर आपके कंटेंट और लैंग्वेज में ढपा हुआ है, अगर आप में से किसी को लगता है कि सर मेरा कंटेंट लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, आई विल रिकमेंड यू टू मैच योर आंसर विद द मॉड्यूल ऑफ ICI. इमीडिएटली यू विल अंडरस्टैंड. मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है. आपने जहां पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई भी चीज जो आपने लिखी है एग्जाम में उसको पकड़ो, इधर लेफ्ट साइड में मॉड्यूल रखो, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इधर रखो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इधर रखो आपने क्या लिखा है, मैच करके देखो, इमीडिएटली समझ में आएगा. वो भी छोड़ो, मैंने ये जो केस लॉज लिख के दिए आपको ये रखो लेफ्ट साइड में और आपने क्या लिखा है वो रखो राइट साइड में. यू विल इमीडिएटली अंडरस्टैंड क्या ड्रॉबैक है. इज इट वेरी क्लियर. फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर फिर भी आपका कंटेंट मेरा कंटेंट मैच हो रहा है, आपने जैसे लिखवा के दिया वैसा ही मैंने लिखा है, फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आए. पहली बात, अगर ऐसा हुआ है तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मार्क्स 45 से कम नहीं है. आप लॉ में तो एटलीस्ट पास हो अगर आपका कंटेंट मैच हो रहा है. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका कंटेंट मैच हो रहा है और आप लॉ में फेल हो, पॉसिबल ही नहीं है. कंटेंट लैंग्वेज दोनों मैनेज्ड है, फॉर्मेट भी मैनेज्ड है. नॉट पॉसिबल आपको 45 के नीचे मार्क्स आए होंगे. 45 हो, आई नो उतने आएंगे,
हो सकता है कि भाई साहब आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे 60 वगैरह, पर जिस प्रकार से रिजल्ट था, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि आपको यहां पे लग्जरी मार्किंग मिलेगा। हाँ, यही वो रिजल्ट 25-30% वाला रहता तो जिसको इस एग्जाम में 45 मिले, 45 के आसपास भी मिले, प्रोबेबली वो 55 के आसपास चला जाता अगर ये 25 to 30% वाला रिजल्ट रहता। बट इट इज नॉट, आई एम वेरी सॉरी, मेरे हाथ में नहीं है। इज इट वेरी क्लियर? सो अगर आपको इस एग्जाम में लॉ में 45 आए हैं, 50 आए हैं, 50 के ऊपर आए हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड आपका कंटेंट ठीक है इसलिए आए हैं। इज इट वेरी क्लियर? और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं सर कंटेंट बहुत अच्छा है फिर भी मैं फेल हो गया, एक बार कृपया ये चेक करें, ठीक है? ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है? उनको भी सीए बनाना है, ठीक है? ये चीज को याद रखें। एंड प्लीज डू नॉट गेट, अगर आप गलती से भी इस एग्जाम में अनफॉर्चुनेट हुए हो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सबसे, प्लीज डू नॉट टेक दिस रिजल्ट ऑन योर हार्ट। 21 अटेम्प्ट्स 11 ईयर्स में पहली बार ये रिजल्ट आया है। लास्ट टाइम ये रिजल्ट हमने खुद ने हमारी आंखों से देखा था दिसंबर 2014 के अटेम्प्ट पे। आप देखना दिसंबर 14 या मई 14 का अटेम्प्ट था, उसके अंदर का रिजल्ट देखना सेम है, 15-16%। उसके पहले के 10 साल बहुत अच्छा था, ठीक है? पर अभी हमें नहीं पता अगले ट्राइमेस्टर अटेम्प्ट की वजह से क्या रिजल्ट आएगा। हमें अभी ऐसा लग रहा है, सबके ओपिनियंस ऐसे आ रहे हैं, चेयरमैन भी 1-2 बार बोल चुके हैं इंस्टीट्यूट के कि हम एंट्री टफ करेंगे। सी अंडरस्टैंड, पहले एक साल में वो बनाते थे रफली 70 से 80 हजार फाउंडेशन पास स्टूडेंट्स, राइट? 2 एग्जाम में 70 से 80 हजार पास होते थे, बोलो हाँ या ना? अब 3 एग्जाम में अगर उनको 70 से 80 हजार पास करने हैं तो दे आर बाउंड टू पास ओनली दोज। नंबर सेम रहने वाला है, 70-80,000 ही पास होने वाले हैं, पर वो 3 अटेम्प्ट में बटने वाले हैं। दैट मीन्स टफनेस इज इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली। इज इट वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू बिट टफर, ठीक है? अब वो वाला फाउंडेशन नहीं रहा कि आप 25-30% में पास हो जाओगे, नहीं। प्रोबेबली अभी इसके बाद में रिजल्ट्स 15 से 20% के बीच में ही रेंज होंगे, क्योंकि 20-20, 25-25 हजार अटेम्प्ट में पास होंगे तो पूरे साल भर में 70,000 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? इस बार का कुछ ज्यादा ही शॉकिंग था, क्योंकि 41,000 लास्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट था, इस बार का 13,000 ही आया है, 13,000 रिजल्ट है सिर्फ, ठीक है? सो इट्स ओके। अगर आपका इस रिजल्ट में कहीं कुछ कम ज्यादा हुआ है, दिल पे ना ले, वापस से आप जो ट्राई कर रहे हो करते रहे। खास करके वो लोग जो 200 के आसपास भटक रहे हैं, उन्होंने तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? रीजन इज 200 के आसपास आप भटक रहे हो, मतलब अगर वैसा रिजल्ट लगता 25-30% वाला, प्रोबेबली यू हैव बीन थ्रू। अब आप इसको लक समझो या कुछ भी समझो, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पर अब ये ऐसा ही है, ठीक है? बट डोंट गेट डिसहार्टन्ड, कीप अप, कीप गोइंग। हो सकता है कि ये रिजल्ट आपने सह लिया और आप पास हो गए फाउंडेशन में, आने वाले एग्जाम में तो आपको इंटर फाइनल त्रासी नहीं देगा, क्योंकि आपने वर्स्ट रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया। इज इट वेरी क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? तो छोड़ने का नहीं है, वापस शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलो अब इस केस के अंदर मैंने कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी बताया, बुल्टन वर्सेस जोन्स में हमने क्या डिसीजन लेना है। पॉइंट नंबर 1 सब जन साथ में पढ़ेंगे, रेडी? 1 2 3 बोलो, क्या है? द स्पेशल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज गिवन। द स्पेशल ऑफर कैनॉट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन एक्ट ऑन अ स्पेशल ऑफर, स्टिल इट इज इनवैलिड। कोई भी अगर तीसरा पर्सन स्पेशल ऑफर पे एक्ट करता है, फिर भी हम उसको क्या मानेंगे? इनवैलिड। सबको समझ में आया? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग क्लियरली? अब आप देखिएगा, यहां पे हमने टाइप्स ऑफ ऑफर कवर किया, ऑफर के हमने सारे के सारे रफली सारे के सारे केसेस कवर किए, ठीक है? हमने ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर कवर किया। हमारा पहला यूनिट ऑफर वाला यहां पे होता है खत्म। इज इट वेरी क्लियर? जितना मैंने इस लेक्चर के अंदर करवाया आप उतना ही करके जाइए, उसके आंसर राइटिंग करके जाइए। आप ट्राई कीजिए कि आज ऑफर का सभी आंसर राइटिंग आपका आज के आज हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे, अगले 10-15 दिन में मेरा सिलेबस जैसे ही खत्म होगा रिवीजन का, साथ साथ में आपका राइटिंग भी खत्म होगा। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? कल हम आएंगे, दूसरा यूनिट उठाएंगे एक्सेप्टेंस। मेरा टारगेट है कि इस लेंथ एंड ब्रेड्थ का एक यूनिट डेली हम करना है, ठीक है? इससे हमारा स्पीड भी मेंटेन होगा, डिटेलिंग भी हम मिस नहीं करेंगे, जैसे हमने आज कुछ भी मिस नहीं किया है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ऑफर यूनिट का हमने सब कुछ आज देख लिया। इज इट वेरी क्लियर? आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। आंसर राइटिंग वीडियोस के प्लेलिस्ट सेक्शन में दिए हैं, लाइव स्ट्रीम वालों, जीडीपीडी वालों, रिकॉर्डिंग वालों, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आंसर राइटिंग देख लीजिए। मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के नीचे भी मेंशन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो।